और दूसरा होता है हेडलेस सीएमएस। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल से जो सीएमएस होता है वो हमारे को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। दो चीज़ें मतलब दो मेजर कंपोनेंट देता है, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। अच्छा, फ्रंट एंड जो होता है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस होता है जिस पर यूज़र आता है हमारा और यूज़र उस पर इंटरेक्ट करता है। और इसी तरीके से हमारे पास एक होता है बैक एंड। बैक एंड का क्या सीन है? बैक एंड का ये है कि हमारा जो सारे जितनी फंक्शन लॉजिक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, हमारा डेटा कहाँ से आना है, और ज़्यादातर तो हमारा मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा डेटा सर्वर से आ रहा होता है और उसको जितना भी मतलब डेटा गेट होगा, स्टोर होगा, कोई भी आके साइन अप वगैरह करेगा, सबका डेटा जाके उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हेडलेस को देख लेते हैं। हेडलेस सीएमएस हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ सर हादी हैं अभी। अच्छा, सर हादी को अपनी एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनवानी है। तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले इनको ना प्रोग्रामिंग की ना लॉजिक, इनको ना प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है कि कैसे होती है कोडिंग वगैरह। तो इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, चाह रहे हैं अपनी ई कॉमर्स वाली जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स इनकी अपलोड कर दें। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इनको तो नॉलेज ही नहीं है इसकी प्रोग्रामिंग की, और इनको सारा अपना बैकएंड सारा जो भी वो सब उससे हेडलेस सीएमएस से लेना है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेवलपर को उनको हायर करना पड़ेगा जो कि बैठ के इनकी प्रोडक्ट्स अपलोड करेगा। वो मतलब जब भी उसको अपलोड करनी होगी, अपडेट करनी होगी, वो उसको अपलोड करेगा और इसमें इनकी अच्छी खासी कॉस्टिंग आएगी। और दूसरा फिर उसको ना डेवलपर को फुल टाइम पे करना पड़ेगा, तो इससे इनको नुकसान है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास आया एक हेडलेस सीएमएस। अच्छा, हेडलेस सीएमएस क्या कहता है? हेडलेस सीएमएस बोलता है जैसे ना लेट्स सी हमारे पास एक ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है। अब हम मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं अपनी ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दूँ। अब वो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ना हेडलेस सीएमएस कोई सा भी मैं देख लूँगा जो मेरे को समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे हैं मार्केट के अंदर ना, तो मैं उसमें से एक देख लूँगा जो मेरे को समझ में आ रहा है और उसके अंदर मैं अपनी जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। तो वो करेगा क्या, वो सिंपल सा मुझे एक एपीआई का लिंक दे देगा और वो एपीआई का लिंक मैं अपने लोकल सिस्टम पर जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने पास फ्रंट एंड बनाया हुआ है तो अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा, लिंक करा दूंगा उसको। तो हमारे पास वो एपीआई से आ जाएगी। मतलब जब भी ना मेरे को अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी होगी तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दूंगा और मेरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास हेडलेस सीएमएस। तो अच्छा, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादातर केसेस में ना, अब मतलब ना ये हमें ना देता बना के एपीआई। अब लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एपीआईस पढ़ी थी। एपीआईस हमारे पास कौन कौन सी थी? काफ़ी सारी थी। अगर हम देखें तो अच्छा, हमारे साथ हमारे पास काफ़ी सारी ना फेक एपीआईस होती हैं, जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर हो गई, फेक एपीआईस हो गई जो हम के लास्ट क्लास में थर्ड पार्टी एपीआईस यूज़ कर रहे थे। वो किसी और की ना एपीआईस जो किसी ने बना के रखी थी जिसमें डमी डेटा था हमारे पास। अच्छा, अब उसके अलावा वो करता क्या था कि हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी ना अभी हमने फिग्मा बनाया, फिग्मा में भी काफ़ी सारा ना मतलब फंक्शन लॉजिक वगैरह काम होगा। तो जो हमारी जो एपीआई है ना, तो हम उसको एपीआई के ऊपर मैप चला देते हैं सिंपल सा, और उसको अपने जो भी हमारा मतलब यूएल बनाते हैं उसके अंदर एलआई वगैरह बनाते हैं और कार्ड वगैरह बनाते हैं। कार्ड में डेटा शो कराना होता है, कार्ड के अंदर इमेज है तो उसको अपना जो भी उसका एपीआई का नाम रखा हुआ हमने, मतलब जो उसका जिसमें एपीआई स्टोरेज जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आगे डॉट लिख के। अगर फॉर एग्जांपल इमेज चाहिए तो इमेज लिख देंगे, उसकी इमेज आ जाएगी। टाइटल चाहिए तो टाइटल लिख देंगे, और ऐसी उसकी सारी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो वो इस तरीके से यूज़ होता है। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी एपीआईज भी बनाना सीखी थी कुछ लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसमें कुछ आई थिंक 3 मंथ्स हो गए, 2 या 3 मंथ्स पहले सर अमीन आए थे, जिसमें सर हमजा ने और सर अमीन ने काफ़ी सारे एपीआईज को बनाने के सिखाया था, मतलब कैसे एपीआईज वगैरह बनती हैं हमारे पास। उसके अंदर हमने पोस्ट की एपीआई बनाई थी और गेट की एपीआई बनाई थी। तो एपीआईज वगैरह तो बना ली थी। अच्छा, अब जो हमारा जो ई कॉमर्स की जो हमारा हेडलेस सीएमएस जो होता है ना, जिसके हम अंदर हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, वो हमारे को सिंपल सा ना एक ना लिंक बना के दे देता है हमारी ना प्रोडक्ट्स का, मतलब हमारी एपीआई बना के दे देता है वो, और वो एपीआई को हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर लेते हैं अपने पास। तो हमारा वो फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब दोनों बन जाते हैं इससे ना। इसको देखते हैं।
अच्छा, तो इसको सेनेटी को इसके अच्छा एटलीस्ट सीएमएस में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती मतलब ना काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। सेनेटी होती है, स्ट्रापी होती है और कंटेंटफुल होता है और ये हमारे पास इसके अंदर यूज़ होते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ना हम सब सेनेटी को यूज़ करते हैं। सेनेटी को यूज़ करने का अच्छा, तो सेनेटी को ज़्यादातर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो यूज़ करना बहुत ईजी है इसको। वैसे हम सेनेटी की यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब हमारा बैकएंड सेपरेट रखने के लिए, बैकएंड को मैनेज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस हो गया हमारे पास, मंगोडीबी हो गया और मंगोस हो गया, ये हमारे पास ऑलरेडी है जो टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपनी ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मेरे को अपनी ब्लॉग दिखानी है, मतलब ब्लॉग टाइप की एप्लीकेशन है जिसमें कंटेंट रखना है। अब उसके अंदर मैं सिर्फ कंटेंट रखने के लिए मैं सारा डेटाबेस सेटअप करूँ और सारी चीज़ें सेटअप करूँ, तो इसमें तो बहुत टाइम हो जाता है, मतलब ना बहुत पेनफुल है। अगर आप लोग करोगे ना इसको, तो पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना, फिर क्लस्टर को करना, फिर एड्रेस और फिर सारी चीज़ें ना, मतलब ना आपको काफ़ी लंबा काम हो जाता है। सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव करना और फिर पासवर्ड कॉपी करना, फिर जाके लगाना, फिर वापसी करना, फिर एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पेनफुल होती हैं। तो हमारे को सेनेटी क्या कहता है? सेनेटी कहता है कि सिंपल सा आप ना अपना सेनेटी कहता है सिंपल सा आप अपना ना बस फ्रंट एंड बना लो, बैक एंड मैं दे दूंगा, बस आप मेरी एपीआई यूज़ कर लो और आप अपना फ्रंट एंड आप उसको मैनेज कर लो। तो देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं, अपने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, सेनेटी प्रैक्टिस के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ कि छोटे रख देते हैं, वरना फिर मसला होगा इसमें। ये ये हमारी स्क्रीन शेयर हो गई। इसको प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सही है, ये हमने ना एक फोल्डर बनाया है इनके DIR से ना, उस पे लिंक से। तो इसको हम लोग अपने फोल्डर में चले जाते हैं सीधे। अच्छा, अभी हम अपने फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ पे सिंपल सा मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ नेक्स्ट का, तो उसकी कमांड यहाँ पे रेक्टिफाई कर देता हूँ। जी नेक्स्ट 15 पे कर लेंगे। जूम कर दे, जूम कर दे। अच्छा, ये वही बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं जो सबको आती है। आगे बढ़ते हैं, इसको सोच डायरेक्टली को यस कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम होगी। सही है, राउटर आ गया हमारे पास, इंपोर्ट एरियाज इसको यस कर देते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट डालने देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ प्रोजेक्ट बन जाता है। अच्छा, सेनेटी की वेबसाइट पे देख लेते हैं। हम यूज़ करेंगे सेनेटी से लाइक सी लाइक, देख रहे हैं CLI पे कमांड लाइन पे ही हमारे पास किस तरीके से इंस्टॉल हो, मतलब ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहले तो ना हम लोग कमांड लाइन पे आए, सेनेटी की जो हमारे पास कमांड लाइन है इसको पहले सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इंस्टॉलिंग द CLI ग्लोबली। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली। तो पहले नेटलिस्ट का हमारा प्रोजेक्ट बन जाए, इसको कर लेते हैं। अच्छा, अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए बस जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने का तरीका यही है, इसको ना सबसे पहले कमांड लाइन की जो सेनेटी की वेबसाइट पर आ जाए ना, यहाँ पे लिखना है कि SNAITY और CLI। तो ये आपको पहला वाला जो लिंक मिलेगा यहीं से इंस्टॉल होगा, वरना NPM का पैकेज भी है उसको यूज़ कर लो। तो पहली कमांड ये है हमारे पास, npm install माइनस माइनस ग्लोबल सेनेटी एड्रेस, इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा।
उसके बाद ये हमारा अच्छा वो कमांड चलाने के बाद हमारे को सिनेटी की जो कमांड थी वो कमांड चलाने के बाद फिर से ये वाली कमांड थी हमारी, ये कमांड आपको रन करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको पूछेगा क्रिएट प्रोजेक्ट का बताया हो, तो यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। तो क्रिएट प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम रख दें, कुछ भी प्रोजेक्ट का कुछ भी नेम रख सकते हैं, हमारा हाउस के नाम से बना देते हैं। हमारा हो गया, प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा दोबारा से, अच्छा यहाँ तक आ गया समझ में। ये पहली वाली हमारा कमांड रन करनी है। पहली वाली कमांड रन करने के बाद आपको यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाना है। ये जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है, हाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा और फिर हमारे से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। प्रोजेक्ट का नाम बता दें इसको। अभी मेरे केस में मैंने इसको जी हाउस बता दिया था और मेरा उसने बना दिया है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करके आगे, तो ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, वापसी दिखा देता हूँ, ये मेरा बन गया था। आप वहाँ पे कमांड लिख के बस अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा वहाँ पे। तो मेरा तो बन गया था, तो मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे को पहली वाली कमांड दे रहा है सैनिटी क्रिएट, ये वाली जो हमारी कमांड है npm क्रिएट सैनिटी डेटिस स्पेस हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है आगे डेटा सेट दे रहा है प्रोडक्शन का। तो इसको देख लेते हैं, हम कमांड को देख लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया है। अब करना क्या कि मैंने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट ना एक फोल्डर में रखा था जब मैं बनाया था npx create next ऐप की कमांड चलाई थी। उसके बाद मैंने आगे फोल्डर का नाम दे दिया था। अब ये मेरा फोल्डर बन गया और मेरी जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट की वो मेरे फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो मैं पहले अपने फोल्डर में चले जाता हूँ, cd करूँगा। cd क्या है, चेंज डायरेक्टरी, हमारे पास लिनक्स की कमांड है। और cd करके मैंने अपने फोल्डर का नाम दे दिया और मैं इसमें आ गया। तो कोड स्पेस डॉट कर, बल्कि अभी तो कमांड वगैरह चलानी है तो उसको देख लेते हैं। तो कमांड क्या आती है, npm install माइनस माइनस ग्लोबल सैनिटी, ये वाली जो हमारी कमांड थी, ये मैंने अपने पास फाइल नहीं की थी। तो मैं सिंपल से कमांड रन करूँगा। तो ये कमांड मेरे पास ग्लोबली सैनिटी को स्टोर कर देगी मेरे सिस्टम के अंदर। उसके बाद मेरे को नीचे, इसके बाद दूसरी जो कमांड थी मेरे पास प्रोडक्शन वाली जो बता रहा था, क्रिएटिव पे मिली थी मेरे को वाली कमांड। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस कमांड को कॉपी कर लूँगा और इस कमांड को रन करूँगा। इसके बाद ये हमारा हो जाता है। इसको देखते हैं। अच्छा नेट स्लो है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना हो जाता है, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो देख लेते हैं हमारे पास इनका एडमिन, मतलब ना ये हमारे प्रोजेक्ट का पैनल है, एडमिन पैनल है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रखा होता है। यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें बताई हुई हैं, API का जैसे आप देख रहे हैं यूजेज वगैरह। और दूसरा यहाँ पे डेटा सेट प्रोडक्शन वॉज क्रिएटेड, प्रोजेक्ट जी हाउस वॉज क्रिएटेड, प्लान ग्रोथ इनिशियलाइज देख लेते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, गेटिंग स्टार्टेड से तो हम आ गए थे। तो मेंबर्स देख लेते हैं। अगर आपको कोई मेंबर वगैरह ऐड करना हो अपने प्रोजेक्ट में तो ये इसका बता रहा है, यहाँ से आपको उसका ईमेल देना पड़ेगा, सर्च फॉर नेम और ईमेल, और दूसरा उसको यहाँ से ऐड मेंबर पे क्लिक करके ऐड हो जाएगा। स्टूडियो को देख लेते हैं, स्टूडियो में क्या है हमारे पास। स्टूडियो में हमारे पास स्टूडियो कस्टमाइज एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग एंड एडिटिंग कंटेंट, project can have multiple studio
configured for different purpose and environments. तो उसको देख लेते हैं, स्टूडियो को भी देख लेंगे जब हमारे पास स्टोर हो जाएगा कि हम स्टूडियो पे स्विच करके देख लेंगे। हमारे पास स्टूडियो का एक फोल्डर बना देता है ये सैनिटी, उस फोल्डर को भी देख लेंगे। अच्छा, डेटा सेट क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन का है, जो प्रोडक्शन के डेटाबेस होते हैं, सारा जो डेटा वगैरह स्टोर होता है ये उसके लिए होता है। एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रीब्यूटर, डेवलपर। यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी बता देगा कि एक्टिविटी क्या थी, आपने कब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और उसके अंदर सारा ये इसके अंदर ये मैनेज कर रहा है। अच्छा, मैंने भी काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, 1 से 1.5 साल पहले पढ़ी थी, तो मैंने भी इसको देखा नहीं है सही से। अभी तो इतने टाइम बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गई, मतलब ये चल रहा सैनिटी पे आया कहीं और आ गया। ये यहाँ पे अगर आपको इनकी मेंबरशिप लेनी हो, मतलब सब्सक्रिप्शन लेनी हो, तो उसके लिए अपग्रेड करवा लेना। अपग्रेड टू ग्रोथ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे आपका डेबिट कार्ड के थ्रू मांगेगा। और फिर अच्छा देख लेते हैं हमारे वो कमांड चले, ये तो हो गए। अच्छा, इसके अलावा इसने हमारे एक कमांड दी थी जो हमारे पास ओवरव्यू पे रखी हुई है। कमांड ओवरव्यू पे आते हैं हम लोग वापसी, ये रही हमारी कमांड, इसका नाम है कमांड, ये कुछ तरीके से npm create sanity get latest। तो इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में चला देते हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ना जब ये कमांड फायर करते हैं ना, तो सबसे पहले ये करता है क्या है, ये ना आपसे ना बोलता है कि लॉगिन करो। लॉगिन किससे करोगे? ईमेल से करोगे, वरना अपने गूगल अकाउंट से करोगे, और गिटहब का 3 चीज़ों का ऑप्शन देता है। जैसे भी आपको लॉगिन करना है उसको कर लें लॉगिन। मैंने गूगल से करा हुआ है, तो मेरा ये यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है, यू आर लॉगिन इन एस मोहम्मद तैमूर, और आपका गूगल का जो भी मेल है वो आपको बता दिया इसने। और ये वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस। ठीक है। अच्छा, ये हमारा सैनिटी से अभी लॉग आउट हो गया, इसको अच्छा ठीक है। वो ना सैनिटी से ना अभी लॉग आउट हो गया। अब मैं अगेन से अगर ये वाली कमांड चला दूँ ना, तो ये मेरे से भी इसके लिए वो मांगेगा कि बोलेगा कि आप पहले लॉगिन करो, अपना साइन अप करो, उसके बाद आगे। तो साइन अप वाला प्रोसेस देख लेते हैं। वो सिंपल सी सैनिटी लॉग आउट की कमांड चलाई थी मैंने, और जो मैं पहले से लॉगिन था उसने मेरे जो मतलब मेरा पहले से टोकन स्टोर होगा उसके पास एक उस डेटाबेस में, जिसको वो बता रहा होगा कि मतलब ये यूजर्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसने वो टोकन रेड कर दिया अभी। और मेरे को दोबारा से मैं अगर कमांड चलाता हूँ तो ये मेरे से सारी चीज़ें पूछेगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे आ गया ऑप्शन, नो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल फाउंड इन योर सैनिटी कंट्री। सही है। तो ये मेरे से पूछा प्लीज़ लॉग इन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईमेल से करना है तो मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद गिटहब का जो गिटहब से करना चाहे वो गिटहब से कर लो, गूगल से। अभी मेरे केस में गूगल से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को गूगल पे ले जाएगा, मेरे से पूछेगा कौन सा मतलब जो आपका जिस अकाउंट से आप मेन अभी लॉग इन हो, आप इसमें कौन सा करना चाह रहे हो, तो ये वाला ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, वेलकम आपको बोल रहा है रिटर्न टू द टर्मिनल, यू मेक दिस ऐप। तो अभी मेरे से पूछा है वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर अ सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मैं इसको बोलूँगा यस, यहाँ पे यस कर देंगे। अच्छा, ये पूछा है इट लुक्स लाइक यू आर यूजिंग नेक्सस 15 इन योर राउटर, तो यहाँ पे यस कर देंगे इसको। और इस पूछेगा कि मतलब वुड यू लाइक टू
एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो, तो हमें सैनिटी स्टूडियो चाहिए, तो हम यहाँ पे भी यस ही करेंगे। इससे पहले पूछा था डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, तो टाइपस्क्रिप्ट पे भी यस कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सैनिटी का स्टूडियो पूछा कि स्टूडियो यूज़ करना आप लोग, तो स्टूडियो पे भी यस कर देते हैं। अच्छा, स्टूडियो का राउट का लोकेशन ये बोल रहा है कि आपके ऐप के फोल्डर के बाहर, ये मतलब ऐप के फोल्डर के अंदर इस तरीके से आएगी लोकेशन /स्टूडियो, तो इसको भी इंटर कर देते हैं। ये बोल रहा है बिलॉग स्कीमा चाहिए क्लीन प्रोजेक्ट विथ नो प्रीडिफाइंड स्कीमा टाइप्स, तो क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको बाई डिफॉल्ट जैसे जाने देते हैं। अच्छा, ENB की फाइल पूछे, ENB.local की फाइल में क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स रखे होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो मतलब बता रहे थे, जो हमारी सीक्रेट होता है ना सैनिटी का, मतलब कुछ ना कीज होती हैं, उनको उसने रखा होता है ENB.local। इसको हम गिटहब पे भी पुश नहीं करते अपनी ना, तो जब डेटाबेस वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो वो भी ना हमारे को ENB लोकल की फाइल बना के देता है, जिसमें हमारे सारे मंगो DB का हमारा जो डेटाबेस है उसका पासवर्ड वगैरह और सारी उसकी कीज होती हैं, तो ये शेयर नहीं की जाती, इसीलिए इसको गिटहब पे पुश नहीं करते, तो इसको भी यस कर देते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारे से पूछेगा कोर्स, मतलब कोर्स एक लाइब्रेरी है जो ना हमारी पोर्ट को अलाउ करती है, जो भी हमारी पोर्ट ये देगा उसको पर अलाउ करवाती है कि उसकी कमांड कुछ ये है। अगर आप लोग डेटाबेस सेटअप करेंगे ना, बैकएंड सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कोर्स की एक लाइब्रेरी ये वाली, अगर किसी ने नोट मोन वगैरह का सेटअप करा हो तो उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये हमसे बोलता है कि इसको इंस्टॉल कर लो, और ये हमारी इसको पोर्ट को अलाउ कर देती है। NPM पर एक्टिव है इनके ऑफिशियल डॉक्स के ऊपर, यहाँ पे ये कमांड है, सिंपल से चला दें, लेकिन वो अपने केस में वो खुद ही देगा वो हमारा कमांड, वो डायरेक्ट पूछेगा हमसे और हम वेबसाइट पे आके अलाउ करवा देंगे। देख लेते हैं इसको। अच्छा, एक्सटेंशन का वायर निकला हुआ था तो लैपटॉप ऑफ हो गया इसको। वो स्क्रीन लेट्स क्लोज में नहीं आ रहा। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट देख लेते हैं किस नाम से बनाया था, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट ये वाला प्रोजेक्ट। अच्छा, वो सैनिटी कमांड अगेन से रन कर देते हैं, हम पता नहीं वो स्टोर हुआ था नहीं हुआ था, उसको देख लेते हैं। ये वाली कमांड थी हमारी, इसको दोबारा से मैं रन कर देता हूँ अपने पास, बल्कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा पहले, जहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा पहले, वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट रखा हो, वहाँ पे मेरे को कमांड चलानी है, तो मैं CD माइनस सेव करूँगा जो मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम था, इसके अंदर आऊँगा मैं, यहाँ पे कमांड पेस्ट कर दूँगा यहाँ से, और ये देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, दोबारा
दोबारा से जिसने देखा नहीं था इस चीज़ को, मतलब इंस्टॉलेशन को देखा नहीं था, वो दोबारा से देख लो। लॉगिन तो वो था पहले, अब लॉगिन हो गया था हमारा दोबारा से। तो ये वही चीज़ें पूछ रहा है कि आप सिनेटी का नेक्स्ट बोला, मैं यस यस कर दो, टाइप स्क्रिप्ट पे यस कर दिया, स्टूडियो पे भी यस कर दिया, राउट की लोकेशन दूसरी वाली तो उसको एंटर करेंगे। और सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर स्टूडियो हमारा होगा, उसके अंदर एक डायनेमिक राउट होगा जिसका नाम होगा टूल, उसके अंदर पेज डॉट पी एस एक्स, तो उसको भी यस कर देते हैं। और सिनेटी कंफिग डॉट पी एस, इसको भी यस कर देते हैं। सिनेटी सी एल आई डॉट पी एस आई कमांड। अच्छा, यहाँ पे ये पूछेगा आपसे सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट टू यूज़। तो आपको अगर ब्लॉग स्कीमा यूज़ करना है तो ब्लॉग स्कीमा वो आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्कीमा बना के दे देगा, तो आप उसको यूज़ कर लोगे। और हमारे पास एक क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा। अच्छा, जूम सही है, जूम में किसी को इशू तो नहीं है? कर दे, जूम कर दे, ठीक है। यहाँ से जूम हो गया, इंटरनेट का थोड़ा इशू है उसकी वजह से। अच्छा, ये आपसे पूछेगा आपको ब्लॉग स्कीमा देखना है, ब्लॉग स्कीमा के साथ जाएंगे या क्लीन प्रोजेक्ट रखेंगे, तो इसको बस सही है हमारा, ठीक है। अभी सब क्लियर है, नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है तो। अच्छा, क्लीन प्रोजेक्ट करेंगे विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप, सही है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है सिनेटी env डॉट टी एस ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हमने कमांड चलाई थी, वो बन गई होगी, अब उसको यस ही कर देते हैं, देखते हैं अब एरर आएंगे, एरर भी थोड़े देख लेंगे। वो ऑलरेडी बना हुआ था, दोबारा हो गया, सही, ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइड एग्जिस्ट। अच्छा, अच्छा, आप लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने लास्ट कमांड चलाई थी लैपटॉप ऑफ होने से पहले, तो वो ऑलरेडी बन गई होंगी वो। कुछ npm के ना पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से इशू आ गया था। तो बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कि आप इसको ना ओवरराइट करना चाह रहे हो, तो मना कर दिया, इसको नो नो कर दिया था सब चीज़ें। बाकी उसके अलावा सब चीज़ें हम लोगों ने ऐसी की थी। नहीं आ भाई, अगर वो आए तो उसको दोनों कर दिया अगर, मतलब फिर वो आपके पास दोबारा एक और प्रोजेक्ट बन, मतलब एक ही फोल्डर के अंदर वो एक ही सारी फाइल्स बन जाएंगी, तो इसमें इशू आता है। अच्छा, ये अभी ना डायरेक्ट ये लेगेसी पी डिपेंडेंसीज पे इंस्टॉल कर रहा है, वरना ये हमारे को फोर्स का ऑप्शन देता है, तो इसी पे कर दिया करने ज़्यादातर ना, फोर्स के बाद फिर एरर आ जाता है npm इंस्टॉल फोर्स। CMS और हेडलेस CMS में क्या क्या फ़र्क है? तो फिर ये बात सबको क्लियर हो गई है, डिफरेंसेस क्या हैं? ट्रेडिशनल CMS जो होता है वो हम लोगों को दो कंपोनेंट्स देता है, जिसमें एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। और जो है वो उसमें हमारे पास फ्री हैंड नहीं होता,
हेडलेस CMS में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। और सैनिटी को यूज़ करने की वजह यही है कि सैनिटी API जो है API हमें प्रोवाइड करता है। API का फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अपना फ्रंट एंड बना सकते हैं। इसमें Vue.js है, Angular है, Next.js है, React है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अनलॉक हो जाती हैं और इससे हमारी जो है वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो जाती है और स्पीड और परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये API इसके लिए प्रोवाइड करता है कि अगर हमें वेबसाइट और ऐप दोनों पे काम करना है तो डेटा हमारे पास API को यूज़ करते हुए दोनों जगह पे आ सकता है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी और सिक्योरिटी भी हमें ज़्यादा इसकी मिल जाती है बिल्ट इन। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज तो यही है कि क्या कहते हैं, जो भी मैंने बता दिए। कॉन्स इसके ये हैं कि इसमें जो है वो हायर कॉस्ट हो जाती है। ट्रेडिशनल के CMS से कभी कभी इसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चले जाती हैं और जो है वो सैनिटी यूज़ करने का जो है वो ज़्यादा मकसद ये था कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और ग्रुप लैंग्वेज से। डेवलपर फ्रेंडली है, API स्टूडियो कस्टमाइजेशन मिल जाती है। सैनिटी यूज़ करने की वजह जो है वो ये थी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, कस्टमाइजेबल होता है इसका स्टूडियो। अपने स्कीमास के थ्रू इसको हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और इसकी कम्युनिटी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा है। कम्युनिटी सपोर्ट भी काफ़ी सारी मिल जाती है और सैनिटी के स्कीमास जो बनते हैं उसमें हम उसको क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो सैनिटी के डेटा का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। इसमें हम जो है वो डायनामिक रिलेशंस भी बना सकते हैं जैसे पोस्ट, ऑथर्स, कैटेगरीज और सैनिटी से हमें रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाती हैं। रियल टाइम अपडेट्स का ऑप्शन होता है और जो है वो ये इजी टू यूज़ हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। दो चीज़ें पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में। सबसे पहले एक था हमारे पास ट्रेडिशनल CMS और दूसरा था हेडलेस CMS। तो ट्रेडिशनल CMS हमारे को दो चीज़ें देता है। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ पे यूज़र आके हमसे इंटरेक्ट करता है, सही है। दूसरा बैक एंड क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे साथ डेटाबेस होता है, हमारी फंक्शनल लॉजिक होती है। जब मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा जो ज़्यादातर डेटा वगैरह आ रहा होता है वो सर्वर से आ रहा होता है। ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद ट्रेडिशनल CMS में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक वर्डप्रेस आ जाता है, शॉपिफाई आ जाता है और भी बहुत सारे काफ़ी सारे CMS हैं ये हमारे पास उसके अंदर आते हैं, ट्रेडिशनल में CMS में आते हैं। और ये हमारे को ना बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास हेडलेस CMS है ना, अच्छा वो हमें ना दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिशनल CMS। तो इसमें इशू ये था कि अगर हमारे को ना वेब का वर्जन चाहिए था, वेबसाइट का वर्जन चाहिए था, ट्रेडिशनल CMS में देखेंगे तो हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों प्रोवाइड करता था। लेकिन वही चीज़ अगर हमें ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करनी है, स्मार्ट वॉचेस के लिए यूज़ करनी है, तो वहाँ पर वो मतलब डेवलपर के लिए ना मसला बन जाता था, क्योंकि फिर उसको ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी सारी कोडिंग करनी पड़ती थी और स्मार्ट वॉचेस के लिए भी सारी कोडिंग करनी पड़ती, मतलब कंप्लीट कोडिंग करनी पड़ती थी। वो सिर्फ एक वेब का वर्जन हमें दे देता था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास हेडलेस CMS आया, जिसने ना मतलब जो हमारा सिर्फ जस्ट बैक एंड प्रोवाइड करता है और फ्रंट एंड वो कहता है कि आप बना लो। अब फ्रंट एंड आप अपना डिज़ाइन कर लो कुछ भी, और उसको ना वो एक API देता है, आप उसको अपने बैक एंड से कनेक्ट कर लो, और वो आपको बैक एंड के लिए एक API दे देता है, आप उसको से कनेक्ट कर लो। तो ये हमारे पास होता है फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब हेडलेस CMS और ट्रेडिशनल CMS। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अपने एक Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और वो तो सबको बेसिक आता है। नेक्स्ट 15 पे कर लिया था हमने। और उसके बाद सैनिटी कमांड चलाई थी। सैनिटी कमांड क्या थी हमारी, ये वाली कमांड थी जस्ट
उसकी कमांड चलाएंगे ना, फिर वो कमांड के थ्रू खुलेगी। जैसे राउट नहीं बनता, वैसे राउट बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा फोकस करेगा ना अभी आप लोग। अभी तक ना कोई ज्यादा ऐसी खास चीज नहीं पढ़ाई है, बस आपको थ्योरी रखी थी और सिर्फ आपको ना सॉल्यूशन बता दिए। अब अभी तक सबके दिमाग में ना, सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, हेडलेस सीएमएस है क्या चीज? सही है। मैं ना आपको थोड़ा सा पीछे चले आता हूँ ना लेके। अभी हेडलेस सीएमएस को छोड़ दें, हमारी एक वेबसाइट बनती है, मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट के हमारे पास तीन चीजें जरूरी होती हैं, एक फ्रंट एंड, सही है, एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है, सही है। ऐसा ही है, हर एप्लीकेशन के तीन टीयर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है। ऐसा ही अभी तक हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब लेट्स सी, मैंने एक दराज टाइप की एप्लीकेशन बनानी है, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, मैं जाता हूँ तैमूर के पास। मैं तैमूर के पास चला गया, तैमूर के पास जाने के बाद मैंने बोला, यार तैमूर मुझे ना एक दराज टाइप की ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है। तैमूर ने बोला बन जाएगी भाई, उसकी मसले की बात ही नहीं है, इसमें क्या मसले की बात है। तैमूर ने मुझे एक ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशन बना के दे दी। उसने ये 3 tier आर्किटेक्चर रखा जिसपे उसका फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड पे उसने कोई भी लेट्स सी अभी उसने नेक्स्ट.जेएस को यूज कर लिया, बैकएंड के ऊपर उसने नेक्स्ट.जेएस के बैकएंड को यूज कर लिया, डेटाबेस में लेट्स सी अभी उसने मंगोडीबी को यूज कर लिया, सही है। हमारी एप्लीकेशन बनकर आ गई। तैमूर ने बोला भाई आपकी एप्लीकेशन आ गई है, हमदा भाई ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, आप इसको यूज करें। मैंने बोला चलो ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। अभी मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने बोला यार मुझे तैमूर प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब मैं प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए फिर मैं तैमूर के पास गया, क्योंकि मुझे तो प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है। तैमूर के पास गया, मैंने तैमूर को एक एक्सेल की लंबी चौड़ी सी शीट दे दी। अब तैमूर क्या कर रहा है, तैमूर खुद से बैठ के एक एक प्रोडक्ट को जाके अपलोड कर रहा है। और क्या हो रहा है, वो जैसे प्रोडक्ट अपलोड हो रहे हैं मेरी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो गए वो सारे के सारे प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मेरे पास एक मसला आ गया, मतलब मैं तो एक नॉन टेक्निकल बंदा हूँ और तैमूर जो एक टेक्निकल डेवलपर है, वो जाके कोडिंग के थ्रू हमारी एक्सेल शीट से सारे के सारे प्रोडक्ट उठा के वो अपलोड करता चला जा रहा है। अब क्या हुआ, लेट्स सी मेरी शीट कंप्लीट हो गई। शीट कंप्लीट होने के बाद मेरी एप्लीकेशन पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए, सही है भाई। अब क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके अब मेरे पास एक वॉच आ रही है, वॉच के मेरे पास जो है ना एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉच के ऊपर जाने पे मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है ना, टाइटल का नाम चेंज हो जाए। हो सकता है रोलेक्स की घड़ी है, मैं उसको टिसॉट की घड़ी कर दूँ, मैं बोल दूँ उसका नाम चेंज कर दो। अब फिर क्या हुआ, फिर मेरे पास एक मसला आ गया। अब मैं तैमूर के पास भाग रहा हूँ जाके, यार तैमूर मेरा जो है ना इस वॉच का जाके ना नाम चेंज कर दो। फिर तैमूर ने बैठा, फिर तैमूर ने जाके फिर अपने पास से प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका नाम चेंज करा, डेटाबेस के अंदर अपडेट करा, फिर मेरे पास आ गया। इसी तरीके से मुझे कुछ और पिक्चर्स अपलोड करनी है फिर उसकी लेट्स सी वॉच की, फिर मैं तैमूर के पास जा रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, तैमूर और मेरी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, यानी मैंने तैमूर को एक परमानेंट तौर पे हायर कर लिया कि तैमूर मेरे प्रोडक्ट को बार बार अपलोड पे अपलोड करे जा रहा है, बार बार चेंजेस करे आ रहा है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे पास मार्केट के अंदर ये आया, ये आपका कहलाता है, ये आपका ट्रेडिशनल सीएमएस कहलाता है। यानी मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है, एक बंदा क्या कर रहा है, वो इन तमाम चीजों को खुद से मैनुअली जाके यानी डेवलपर जाके अपडेट कर रहा है। यहाँ तक ट्रेडिशनल का समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास मार्केट के अंदर एक नई टर्म लॉन्च होती है, हेडलेस। अब ये सर हेडलेस क्या है? हेडलेस के अंदर क्या होता है, मैं तैमूर ने बोला ठीक है भाई आपकी एप्लीकेशन जो है ना मतलब भाई ऐसी बनेगी 3 tier आर्किटेक्चर के ऊपर, आपका फ्रंट एंड होगा, आपका बैक एंड होगा, आपका डेटाबेस होगा। लेकिन इसके अंदर ना मैं आपको एक एडिशनल चीज करके दूंगा, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट वाली झंझट है ना, वो प्रोडक्ट वाली झंझट आए ना। अब वो क्या है, तैमूर ने मुझे सैनिटी कनेक्ट करके दे दिया। अभी मैं बाकी हेडलेस सीएमएस पे भी आता हूँ। अब ये क्या है, सैनिटी क्या है? अब मैं जो बार बार जाके तैमूर के पास प्रोडक्ट की डिटेल दे रहा हूँ, मैं अब तैमूर ने मुझे एक डैशबोर्ड दे दिया जो बना बनाया ऑलरेडी एक आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है जिसका नाम है सैनिटी। तैमूर ने बोला हमजा भाई आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, आप एक्सेल की शीट उठाओ, ये जो आपको मैंने एक डैशबोर्ड दे दिया जो हम अभी आगे देखेंगे, इस पे जाके आप सारे के सारे प्रोडक्ट डालो, सही है। ये प्रोडक्ट खुद ब खुद ही अपलोड हो जाएंगे। आपको किसी का डिस्क्रिप्शन डालना है, आप यहाँ पे जाके किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज करो,
डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली वो तमाम चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इससे क्या हो गया, मेरे ऊपर जो तैमूर की डिपेंडेंसी थी, तैमूर की डिपेंडेंसी मेरे पे थी, वो कंप्लीट हो गई। इस चीज को हम कहते हैं हेडलेस सीएमएस। इसने क्या करा, आके एक डेवलपर की और एक जो एक नॉन टेक्निकल बनता है उसकी उसने डिपेंडेंसी खत्म कर दी। यानी एक नॉन टेक्निकल बंदे को एक उसने पूरा का पूरा एक व्यू दे दिया कि तुम सिर्फ यहाँ पे आके इस चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपनी चीजों को अपलोड करो, यहाँ पे आके अपना टाइटल डालो, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन डालो, तुम्हारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। यहाँ तक हेडलेस का सबको क्लियर हो गया? ठीक है, जबरदस्त। अब सिर्फ क्या हेडलेस सीएमएस हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए ही है? आप लोगों से सवाल उठता है। नो सर। नहीं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए नहीं है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है। अब एक लेट्स सी मेरे पास एक पूरी की पूरी वेबसाइट चल रही है। वेबसाइट के ऊपर अब क्या होता है, रोजमर्रा के ऊपर अगर आपको ये आपकी कंपनी चलती है ना, तो उसके ब्लॉग अपडेट होते हैं। अब ब्लॉग क्या होते हैं, लेट्स सी मैंने आज कोई नई चीज पढ़ी, मैंने पढ़ा एआई से रिलेटेड, एआई एजेंटिक से रिलेटेड चीजों को पढ़ लिया। अब एआई एजेंटिक से रिलेटेड मैंने बोला यार ये डॉक्यूमेंट ना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जाके ना अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करूँ, ताकि क्या हो कि दूसरा भी कोई इजीली इसको जाके जो मेरी वेबसाइट को देख रहा है पढ़ सके, या मेरी वेबसाइट को जिसने सब्सक्राइब करा हुआ है वो पढ़ सके। तो क्या होगा, इस तरीके से मेरे पास ब्लॉगिंग वेबसाइट बनती है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर भी हमारे पास सीएमएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम डेवलपर की डिपेंडेंसी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वही हमें पूरा पूरा एक व्यू मिल जाता है। अब मैंने जैसे ही कोई एक वो पढ़ा सीएमएस, मैंने बोला एआई एजेंटिक से रिलेटेड एक मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया, इमेज मिल गई, मैंने वही कॉपी करी, वहां पे उसकी इमेज डाल दी, वहीं पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहीं पे मैंने उसका टाइटल डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला, अपडेट करा, तो मेरा क्या होगा, वो सारा का सारा मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर दूंगा सीएमएस को। सीएमएस क्या होगा, वो पूरे और पूरा आपको ब्लॉग लिख के दे देगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? यानी हमारे सीएमएस के क्या क्या फायदे हो गए? पहला फायदा ये हो गया कि हम उससे ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो आपका माइलस्टोन का प्रोजेक्ट भी आएगा, सही है। दूसरा हमने देख लिया ये ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज हो सकता है। अब तीसरी चीज, कोई और चीज के लिए यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों ने न्यूज की वेबसाइट देखी है? न्यूज वेबसाइट देखी है, एक्सप्रेस को, ट्रिब्यून को, बीबीसी वगैरह को आप लोगों ने कभी विजिट करोगे तो उसके ऊपर क्या होता है, हेडलाइंस चेंज हो रही होती हैं। अब डेवलपर्स बैठ के खुद से तो हेडलाइन नहीं लिखेगा ना बैठ के, वो क्या करेगा, वो एक हेडलेस सीएमएस इसी तरीके का इंट्रोड्यूस करा देगा। अब जो भी बंदा होगा, जो कंटेंट राइटर होगा, वो क्या करेगा, वहां पे जाके टाइटल लिख देगा, उसका कंटेंट लिख देगा, हर टाइम के बाद वो चीजें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखते हो कि हर एक घंटे के बाद क्या होता है, न्यूज की एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास अप टू डेटेड न्यूज आ रही होती है। यहाँ तक ट्रेडिशनल और हेडलेस सीएमएस का बात क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? भाई यही पढ़ाया था अभी तक। अभी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन बताई थी। इंस्टॉलेशन अच्छा थोड़ी सी ना इसकी कॉम्प्लिकेट है। अब कॉम्प्लिकेट से मुराद ये नहीं है घबरा मत जाना भाई, इसके स्टेप्स होते हैं। जिस तरह हमने नेक्स्ट.जेएस के कुछ स्टेप्स फॉलो करे थे ना, नेक्स्ट.जेएस ने हमसे पूछा था यस नो करके सवाल, इसी तरीके से सैनिटी के भी है। अच्छा एक सवाल और उठता है, सर हमने सैनिटी ही क्यों पढ़ा है? सैनिटी के अलावा भी और कुछ हो सकता है हमारे पास सीएमएस? हमारे पास सीएमएस हजारों किस्म के हैं। मैं भी आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू करा था तो मैंने कंटेंटफुल पढ़ा था, कंटेंटफुल था, और आपका स्ट्रैपी था, वर्डप्रेस था, आपका सैनिटी था। सैनिटी क्या है, सैनिटी का फायदा ये है कि इसका ना व्यू, अभी खास तौर पे आप लोग जो है अब इसको यूज करने जाएंगे तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कि कहाँ से किसी चीज को हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज का ये फायदा है सैनिटी का ना, तो इसी वजह से हम लोगों ने सैनिटी को रिकमेंड करा है। और अभी मार्केट के अंदर सैनिटी की थोड़ी सी डिमांड भी ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग सैनिटी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा भाई, प्रोजेक्ट हो गया हमारा, स्टोरेज देख लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे सीएलएस की कमांड चला दी थी तो टर्मिनल की वजह से क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं कोड देख लेता हूँ, अपना कोड इस पर VS कोड के अपना VS कोड को देख लेते हैं। तो हमारे को इसने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वही हमारी सोर्स डायरेक्टरी, और सोर्स डायरेक्टरी में हमारा ऐप का फोल्डर रखा हुआ है। सर थीम भी चेंज कर दो, वाइट कर दो। अभी ओके? ठीक है, तो यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे
सबसे पहले हमारा वही नेक्स्ट का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर हम सोर्स की डायरेक्टरी उसमें आएंगे तो हमारी ऐप की डायरेक्टरी, ऐप के अंदर हमारा स्टूडियो। अच्छा, इस स्टूडियो का हमने देखा था कि उसने हमारे से पूछा भी सर वाइट कर दें। आप लोग पहले डिस्कस कर लो सर वाइट कर दें। आदि भाई है ना हमारे, वो काम कर रहे हैं इस चीज़ ना थीम के ऊपर ना, तो वो अलग से कोई थीम बनवाएंगे इसकी ब्लैक और वाइट वाली। तो फिर हम उसको पर थोड़ा नेक्स्ट लास्ट तक ना इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, हो जाएगी। ब्लैक सही है, ब्लैक भी आ रहा है, कोई इशू आ रहा है इन्वेस्ट कर। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ऐप का एक हमारी डायरेक्टरी है। उसके अंदर ऐप के अंदर आएंगे हम, हमारा स्टूडियो रखा हुआ है। स्टूडियो के अंदर हमारे एक डायनामिक क्लाउड बना हुआ है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका नाम है कुछ टूल, ऐसे करके कुछ नाम है, टूडू करके डॉक्स पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडियो पे एक डायनामिक क्लाउड बना हुआ है, उसमें page.tsx रखी हुई है। अब page.tsx में हमारे दो तीन चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं। एक इंपोर्ट हुई है नेक्स्ट स्टूडियो। ये कहाँ से हो रहा है हमारा? next-sanity/studio से हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरा हमारे पास इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम sanity.config वाली, जो हमने पूछा, जो उसने हमारी फाइल बनाई थी sanity की वाली, यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। हमारी लास्ट में फाइल्स बनी है sanity.cli.case, यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें एक उसने हमारे को env की भी फाइल दी थी। env की फाइल में अंदर हमारी दो चीज़ें रखी हुई हैं। एक है नेक्स्ट पब्लिक sanity प्रोजेक्ट आईडी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आईडी की उसने हमारी की दी हुई है। और एक नेक्स्ट पब्लिक sanity डेटा सेट, एक इसकी की दी हुई है, इसका नाम है प्रोडक्शन। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास यूज़ कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हमें मिल जाएगी। आई थिंक ये रहा, ये हमारे पास आ रही है प्रोजेक्ट आईडी, देख रहे हैं, ये यहाँ से आ रही है, हमारी env फाइल से आ रही है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और होंगी। ये हमारा इसने स्कीमा का प्लगइन लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर टूल स्ट्रक्चर, इसने पैरामीटर पास किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। और हमारी इस फाइल के अंदर वो हमारी जो उसने दो API की कीज़ बनाई थी, जो env में रखी हुई है, उसको हमने सिंपल से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इस फाइल में। इस env में बनाया उसको। env.local में हमारी दो की बनी हुई है, एक है नेक्स्ट पब्लिक sanity प्रोजेक्ट आईडी और दूसरी नेक्स्ट पब्लिक डेटा सेट। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो रही है यहाँ पर sanity CLI से, इस वाली जो हमारी फाइल है sanity CLI.ts, यहाँ से इंपोर्ट हो रही है और ये यहाँ पे यूज़ होगी। देख रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया इसको, कौन प्रोजेक्ट आईडी ये हमारा वेरिएबल है और दूसरा डेटा सेट का वेरिएबल, और इसको हमें ये यहाँ पर मिल जाएगी इस फाइल में। देखें यहाँ पे इंपोर्ट होगी API डेटा सेट प्रोजेक्ट आईडी, ये हमारे पास कहाँ से आ रही है? sanity CLI से आ रही है और sanity config में इंपोर्ट होगी है। अच्छा, तो इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने से एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। हमारे पास वही सोर्स की डायरेक्टरी है जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हमारी एक ऐप की डायरेक्टरी है। अच्छा, उसके अंदर ऐप के अंदर उसने एक फोल्डर बनाया हुआ है स्टूडियो का, सही है। स्टूडियो का जो हमारा राउट खिलाता है, उसके अंदर एक बनाया हुआ है डायनामिक राउट, जो जिसका नाम कुछ आ रहा है, टूल करके नाम आ रहा है इसका ना। तो एक ये है हमारे पास, और इसके अंदर page.tsx है। जल्दी से फटाफट हम लोग साथ साथ करेंगे, ताकि ये है कि जिसके पास इंटरनेट है वो कर ले, और जिसके पास नहीं है वो जिसके पास है उसका देख ले। किसी का नहीं चल रहा, मतलब डेटा वगैरह नहीं है किसी के पास। देखिए, अपनी मदद आपके तहत आप लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को इश्यूज कम से कम आए घर जाके जब यूज़ कर रहे हो हैकाथॉन के अंदर, तो इसके अंदर यही है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग अपना यहाँ पे भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने हॉटस्पॉट वो वाली वेबसाइट से हमारे पास, जो कि हाईली स्केलेबल है। हमारे पास जब हम स्केल के ऊपर जाते हैं ना, जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आनी शुरू होती है, तो हमें पता लगता है कि आपने जो लिखा है वो चल कैसे रहा है। अभी राइट नाउ हम बैठे हुए 2-4 बंदे बैठ के टेस्टिंग कर रहे हैं, तो चल ही रही होती है, उसमें कोई मसला नहीं आता। पता ही एप्लीकेशन में जब लिखता है कि
भाई बनी कैसी है कि जब उसके ऊपर ट्रैफिक आती है। वर्डप्रेस के ऊपर मसला क्या है कि वो जो है ना आप कपल्ड एप्लीकेशन है, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड जो है दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर मसला क्या आएगा आपके पास कि एक मिसाल है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ गया लोड, तो वर्डप्रेस इतना स्केलेबल है ही नहीं कि वो उस लोड को हैंडल कर सके। तो उस वक्त हमारे पास जो ये हेडलेस का कॉन्सेप्ट आया था ना कि इसके अंदर क्या किया उन्होंने, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको दे दिया लेकिन उन्होंने फ्रंट एंड नहीं दिया। फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड, कैसे कि आप अपना फ्रंट एंड खुद बना लो, सैनिटी के अंदर आपका डेटा फैच करके आप दिखा दो। लेकिन एक चीज ये है, मेरा सवाल है ये आप लोगों से कि भाई मैं तो डेवलपर हूं ना, कि ये हम बनाऊं, मैं क्यों यूज करूं सैनिटी? मैं तो बना सकता हूं, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि एक फॉर्म बनाना तो है। अभी एक मिसाल है, मैं एक इनपुट की फील्ड लगा दूं और उसके अंदर बॉडी लगा दूं कि उसके अंदर वो कंटेंट डाल दे, तो हमें भाई मैं ये बनाऊं क्यों, मैं क्यों यूज करूं सैनिटी? और टाइम सेव, और नहीं मैं अगर बना दूंगा नॉन टेक्निकल को दे दूंगा, वो बैठा हुआ डेटा इंसर्ट करता रहेगा। जी नहीं, एक तो चीज हो गई कि जो है ना टाइम मेरा सेव होगा, डिपेंडेंसी कोई फैक्टर नहीं है ना। एक मिसाल है, मैंने बना दिया बस और दे दिया क्लाइंट को, क्लाइंट यूज करेगा। सैनिटी भी तो मैं ही लगा कर दे रहा हूँ उसको। क्या चीज? वो मैं जो उसको फॉर्म बना के दूंगा वो उसमें भी कर लेगा। आप लोग जब टाइमिंग की जो स्लॉट्स आपकी थी वो चेंज कराते थे जब इमरान भाई से, क्या वो चेंज नहीं करके देते थे आप लोगों को? नहीं, स्टार्टिंग में करके दिए हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग में करके दिए, उनके पास ये सारी कस्टम चीजें बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, डेटा अपडेट करके दे देते हैं। और कोई पॉइंट हो सकता है टाइम सेविंग से ज्यादा? सर आप आगे का अपना काम करेंगे ना, फिर अगर ये बच जाएगा टाइम इससे और आपको आगे काम करने का टाइम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई जब मेरा टाइम सेव होगा तो मतलब मैं किसी और एक मिसाल है, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ ई कॉमर्स की, तो उसके अंदर जो ब्लॉगिंग की जो साइट है वो मेरा फोकस नहीं है, ई कॉमर्स मेरा फोकस है। तो मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं होगा और मैं ई कॉमर्स की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूंगा रादर देन कि मैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ बैठे हुए एपीआईज लिख रहा हूँ। इसके अलावा और कोई मेल्स में से कोई बताए? दो चीजें हो गई, टाइम बच रहा है मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा, और कोई? कॉस्ट बच रही है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई जब मैं काम ही नहीं कर, काम मेरा टाइम जब कम लग रहा है तो कॉस्ट भी तो लेस हो रही है ना उसके अंदर से। तीन चीजें हो गई, एक बेनिफिट कॉस्ट भी आ गया। चौथा हाँ कर सकते हैं, बट लेकिन मैं जो एक मिसाल है कस्टम बनाऊंगा वो मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना लूंगा, सिंपल है। नहीं वो तो कर सकते हैं, आपकी बात ठीक है, बट ये है कि अगर मैं कस्टम बना लेता हूँ सारी चीजें अपनी तो वो भी कर सकता हूँ मोबाइल से। हाँ तो वो हमने डिस्कस किया कि 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। टाइम बच रहा है मेरा, फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा, कॉस्ट जो है वो ये बेसिकली टोटल जो होते हैं ना सारे जो हमारे जो मेन की फीचर्स हैं और जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो यही होता है कि मेरी कॉस्ट बच रही है। सबसे पहली चीज, आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट जो है ना आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रोता हुआ मिलेगा, पैसों पे। तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई ये बना दो, वो आपके पास आएगा भाई फेसबुक बना दो, 1 महीने में बना दो, और बोले भाई आपको मैं दूंगा $500, और आप बोलोगे ओके, और वो बनेगी नहीं कभी, ठीक है। तो क्लाइंट सबसे ज्यादा कॉस्ट के ऊपर होता है उसका फोकस कि भाई कॉस्ट कम से कम हो, लेकिन हमें इतनी भी कॉस्ट कम नहीं करनी कि जो है ना उसके अंदर से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर इशू है। तो एट दैट टाइम हमारे पास ना बहुत सारे सीएमएसएस थे, वर्डप्रेस हमने हटा दिया, हेडलेस का हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब ये जो हमने सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में से जो सैनिटी सेलेक्ट किया है वो इस वजह से किया, बाकी जो है ना वो सारे पेड है। कॉन्टेंटफुल की $800 की लाइसेंस फीस है, ठीक है। सैनिटी की भी है, सैनिटी की एंटरप्राइज जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है,
सैनिटी का एंटरप्राइज वर्जन की क्या कॉस्ट होगी? एंटरप्राइज की वो लगाते ही है। मैं लास्ट कंपनी में था, वहां पर हम लोगों ने अप्रोच किया था सैनिटी को, क्योंकि हमें कुछ ऐसे फीचर्स यूज करने थे जिसके अंदर हमें एंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए था। तो दे आस्क्ड फॉर $75,000, बट सैनिटी आपको फ्री में ही इतना दे देता है कि हम लोगों ने 65,000 पर्सन्स के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे थे, मतलब स्टार्टअप रन कर रहे थे, और देयर वाज जीरो फीस। तो आप वैसे भी कर सकते हो। सैनिटी हमारे पास इतना अनलिमिटेड एक समझ ले वो फ्री है कि अगर आप अपने उसके ऊपर नॉर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर यूज कर रहे हैं सैनिटी, तो उसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, लाइसेंसिंग कॉस्ट जो भी होती है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो वो आपका टेंशन नहीं होती। लेकिन सैनिटी के पास और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अभी हम जब पढ़ना शुरू करेंगे जब आपको नजर आएंगे कि हमने सैनिटी को सिलेक्ट क्यों किया। यहाँ तक क्लियर है? प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इंस्टॉलेशन की कमांड पता लग गई थी, कहाँ से की थी? कमांड नहीं, यहाँ पर भी तो थी। यस, देखिए जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे ना, तो आप अपनी स्क्रीन के इस जगह पे आ जाएंगे। आपको ये डैशबोर्ड खुला हुआ मिलेगा, और इस डैशबोर्ड के अंदर ना बहुत सारी चीजें, हम सिर्फ सेलेक्टिव समझते हैं कि भाई इसके अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू को छोड़ दें, इसके अंदर ये सिर्फ यूजेजेस की चीजें बता रहा है कि आपने क्या चीज कितनी यूज कर ली है। प्लस ये मेंबर्स का टाइप सर तैमूर ने बताया कि मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि एक मिसाल है आपने तो बना के दे दिया, लेकिन एक मिसाल है कंपनी का मालिक तो नहीं लिखेगा ना ब्लॉग, कोई एम्प्लॉई होगा ना जी। तो अगर वो एम्प्लॉई है तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर मेंबर्स के ऊपर आके उसकी ईमेल डाल के ऐड कर लेंगे। ये क्लियर है? लेकिन रिस्पॉन्स सही से दे ताकि पता लग जाए। जी सर। ठीक है। उसके बाद कौन से हमारे पास ये स्टूडियोज है, इसको छोड़ दें। डेटा सेट्स है। डेटा सेट क्या है भाई, थोड़ा बहुत अगर किसी को आइडिया हो तो। डेटाबेस किसने बोला था भाई? डेटाबेस है हमारा, जो कंटेंट हम डालेंगे ना इसके अंदर सारा, जो जितना भी हम इंसर्ट करेंगे कंटेंट वो इसके अंदर आगे सेव हो जाएगा। क्लियर है? तो सैनिटी हमें क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लस डेटाबेस भी दे रहा है कि भाई आप इसके अंदर अपना डेटा भी लोड कर दो। ये क्लियर हो गया? अच्छा भाई, एक्सेस है, एक्सेस को छोड़ दे। नहीं, ये बेसिकली आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारा कोई बैकएंड नहीं है, हर जगह पे यूज नहीं होगा ये। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि अच्छा, ये भी ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग जो है ना उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सैनिटी को हर जगह यूज करना शुरू कर देते हैं। एक बंदे ने क्या किया था, हमारे दोस्त ने, जब हम लोग ये सीख रहे थे कोर्स में, उसने ई कॉमर्स का पूरा बैकएंड बना दिया था सैनिटी पे। उसने डेटाबेस की जगह जो है ना, इसकी डेटाबेस का स्कीमा लिखने के बजाय इसका स्कीमा लिख दिया, डेटा इंसर्ट करा रहे ऑर्डर्स का उसमें, और सारा डेटा क्वेरी करके दिखा रहा था। इतना चीता बंदा था। देखिए हमें सिर्फ इसको वहां पे यूज करना है जहां पे कोई स्टैटिक कंटेंट नजर आ रहा हो। जैसे कि एक मिसाल है, अगर हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं, चल रही हो बस, तो इसके अंदर एक मिसाल है कि चलो छोड़ो, ये कोर्स का नाम चेंज हो जाता है। अभी क्या आ रहा है लिखा हुआ, सर्टिफाइड क्लाउड एप्लाइड जनरेटिव एआई डेवलपर, बट कोर्स का नाम हमारा चेंज हो जाता है। अब हम बोलते हैं सर्टिफाइड एजेंटिक एआई डेवलपर। ठीक है? तो ये क्या है, स्टैटिक कंटेंट है, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर आके हार्ड कोड करूं, मैं इसको सैनिटी से इंपोर्ट कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं भाई, क्या यूज हो सकता है इसके अंदर, स्टैटिक कंटेंट के अंदर पिक्चर्स हो सकती है। ये एक मिसाल है कि भाई ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो लोग हैं उनमें से किसी से मेरा फट्टा हो गया, सही है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट में बंदा नजर आए, सो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि इमेज भी हम सैनिटी से मंगा लेंगे कि भाई जैसे ही फट्टा हो ना, बस वहीं पे घर भी पहुंचने का वेट नहीं करना, मोबाइल से ही चेंज कर देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और क्या हो सकता है, क्या चीज? नहीं, वो मेरी तो क्या ही आएगी यहाँ पे, ये बड़े लोग हैं सारे, डाला आ जाएगा।
फोकस की चीज है ना, जैसे हमने देखा कि हेडिंग आ गई है, बहुत सारे लोग ना इसको ऐसे समझ रहे हैं कि किसी कैटेगरी ऑफ वेबसाइट के अंदर ही सिर्फ इसकी इंप्लीमेंटेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी इसकी इंप्लीमेंटेशन है। कैसे कि जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाया था तो आप उसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करते हैं तो जाके कोड में लिखना पड़ता होगा आप लोगों को कि ये इसका लिंक है, ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो कोर्सेज आ रहे हैं ये भी तो मैं सैनिटी से मंगा सकता हूँ। ऐसे कर सकता हूँ ना मैं कि मैं चाहूँ कि मैं क्या करूँ कि भाई सैनिटी के अंदर एक स्कीमा बना लूँ और उसके अंदर लिख दूँ कि भाई ये मेरा नाम नजर आए, जैसे ये नाम आ जाए सैनिटी से, ये इमेज भी सैनिटी से आ जाए, इसके ऊपर क्लिक करने के जो पीछे लिंक है ना वो भी सैनिटी से आ जाए, सर ये पूरा कार्ड आ जाएगा, ये पूरा का पूरे कार्ड का डेटा आ जाएगा। ऐसे ही है ना, तो ये भी मैं मंगा सकता हूँ। तो मतलब इसकी कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, पैक नहीं है कि हमें सिर्फ हम ई कॉमर्स में ही यूज कर सकते हैं, ब्लॉग में यूज कर सकते हैं, न्यूज में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें सिर्फ ये देख के जज करते हैं कि कहाँ पर हमारे पास सैनिटी या किसी भी हेडलेस सीएमएस की हमें नीड है। हमें चीजों को डायनेमिक रखना है कि हम उसको बाद में अपडेट कर सकें। वर्डप्रेस ने जो चीज हमें प्रोवाइड की थी ना, वर्डप्रेस जैसा सीएमएस नहीं था मार्केट के अंदर। जो वर्डप्रेस ने आगे जो गेम अप की थी, जो सबसे ज्यादा बूम आया था ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो वर्डप्रेस के आने पे आया था। सही कह रहा हूँ? अभी भी 75% वेबसाइट्स ऑपरेट जो हो रही है वो वर्डप्रेस पे ही हो रही है। लेकिन वो जो 75% वेबसाइट्स है वो ज्यादातर बिजनेसेस की इंट्रो वेबसाइट्स है। 2 पेजर वेबसाइट हो गई है नॉर्मल, हमारी जैसी ये वेबसाइट है गवर्नर की इनिशिएटिव की। तो ये वेबसाइट हम लोग यूजुअली जो बनाएंगे ना, हम लोग इस टाइप की भी एप्लीकेशन बना रहे होंगे, लेकिन हम थोड़े बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स टाइप की एप्लीकेशन कैसे बनती है। हम लोग क्योंकि हर चीज को ना अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, हम लोग उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक स्टैक को पढ़ रहे हैं। हम लोग बैकएंड में नेक्स्ट ईयर डिस्कस तो करेंगे एपीआई बनाने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर एपीआई बनाएंगे नहीं। हम लोग जाएंगे पाइथन फास्ट एपीआई के ऊपर, वहां से एपीआई बनाएंगे, माइक्रो सर्विसेज के अंदर काम करेंगे, राधा कहते मोनोलिथिक पे नहीं जाएंगे हम कि हमारा बैकएंड भी है हमारा फ्रंट एंड भी है, दोनों एक ही जगह पे। पता लगा एक पेज के ऊपर कोई एरर आया है, पूरा एप्लीकेशन बंद हो गया। अभी ऐसा हुआ है कि फेसबुक के एक फीचर के अंदर एरर आया हो और आपकी पूरी फेसबुक बंद हो गई हो। वो एरर वहीं पे आ रहा होता है लेकिन आपके सारे फीचर्स डाउन नहीं होते। बट राइट नाउ आपकी किसी एक फाइल में एरर आता है, आप लोगों की बिल्ड नहीं बनती, तो क्या एरर आता है आपके पास? पेज नॉट फाउंड आ रहा होता है वर्सल के ऊपर। वो क्या है? वो बिल्ड एरर है आपके पास। आपकी एप्लीकेशन डाउन हो गई किस वजह से? कि एक छोटी सी गलती आपने की और आपकी एप्लीकेशन डाउन। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, माइक्रो छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाते हैं। एक मिसाल है, हमें पता है कि भाई यहाँ से यूजर जो है ना प्रोडक्ट्स देखेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज है हमारे पास, ये वाली प्रोडक्ट से रिलेटेड ये एक सर्विस हो गई, हमारी पेमेंट सर्विस हम अलग बना लेते हैं, उसका पूरा हिसाब किताब अलग रखते हैं। लेकिन ये जब आप लोग आएंगे इंडस्ट्री के अंदर तो सीख जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया सैनिटी के हिसाब से कि सैनिटी की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे और हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको यूज क्यों कर रहे हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, अभी हमने उसके बाद एक वापसी आ जाते हैं सैनिटी के डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एपीआई है और ये सेटिंग्स है। इसको छोड़ दें, जब हम देखेंगे ना तो डिस्कस कर लेंगे इसको। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये स्टार्टिंग के अंदर क्या खुला हुआ आ रहा था, ये ओवरव्यू का टैब खुला हुआ था। अच्छा, शुरू से हमारी अप्रोच ये है कि हम लोग स्टूडेंट को इस तरीके से लेके चले कि स्टूडेंट जो है ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर वो अपनी स्टडी खुद से करना चाहता है, एक मिसाल है, तो वो कर सके। तो हमारे पास ये जब आप गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आते हो ना, तो हमें एक बहुत अच्छी चीज मिल गई। हमें सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे भी नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, सैनिटी की जो आपने प्रोजेक्ट बनाई है इसके अंदर आप आए गेटिंग स्टार्टेड के टैब पे, यहाँ पे उससे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कमांड कॉपी की थी आप लोगों ने। ये सबसे पहला क्या स्टेप दे रहा है, क्रिएट अ न्यू स्टूडियो विद सैनिटी CLI। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इसके ऊपर आना है और ये कमांड कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देनी है। आप लोगों का जो आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो लोकल के ऊपर उसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी और वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि जब हमने वो कमांड रन की तो हमारे पास जो फाइल्स क्रिएट हुई उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल है, उसके अंदर क्या क्या डेटा है।
सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स हैं, sanity CLI.ts। इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास कुछ वो है process.env और प्रोजेक्ट आईडी और एक डेटा सेट है। अब देखिए मैं यहाँ से सैनिटी का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर जो है ना कोई स्कीमा बनाऊंगा, फिर स्कीमा बनाने के बाद उसके अंदर एक मिसाल है, मैं ब्लॉग से रिलेटेड स्कीमा बनाया मैंने, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। पर ये समझ लें कि ये कुछ है, जैसे टाइप बनाते हैं ना, टाइप की तरह है, अभी हम वो बता देते हैं उसको, फिर वो उसकी बेसिस के ऊपर चलता है। आप देखें मैं एक सैनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने लोकल के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ, कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, कोई ब्लॉग ऐड करता हूँ, और वो जाकर कहाँ से होना चाहिए, मेरे सैनिटी के अकाउंट के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके डेटा सेट के अंदर। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी कोई साइन इन के लिए कोई लॉगिन यूआरएल्स होते हैं ना, जैसे हम यूज करते हैं फेसबुक का अकाउंट खोलने के लिए, तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कोई ना कोई डेटा सेंड कर सकूं, ठीक है, ताकि वो मेरे अकाउंट के ऊपर जाके वो डेटा सही से सेव हो। क्लियर है? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट आईडी होती है और एक डेटा सेट होता है। यहां तक क्लियर है? इसके थ्रू हम डेटा ऐड कर रहे होते हैं, वो हमारे जाके प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो रहा होता है। अब क्या है कॉन्फ़िग के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर बहुत जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सैनिटी की चीजें हैं ना, वो डिस्कस हुई है कि भाई सैनिटी जो हमने बेसिकली एम्बेड किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो कौन से राउट के ऊपर होगा, तो वो राउट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी आ गई, डेटा सेट हो गया, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इनसे अगर हमें ये चीजें नहीं भी आती ना, तो हमें कोई समझ में नहीं आ रही, कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये हमें इसको छेड़ना भी नहीं है। ये वो चीज है जो आप सैनिटी की कमांड रन करोगे और आप दोबारा कभी खोल के देखोगे भी नहीं इस फाइल को, ठीक है। दो चीजें ये हो गई। उसके बाद क्या है भाई, सैनिटी के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए वो जो मैं स्कीमास कर रहा था ना, अब यहाँ पर देखिए स्कीमा टाइप से रिलेटेड ना एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स होंगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, env.ts। env.ts के अंदर क्या हो रहा है, env.ts के अंदर वही वाली चीजें हो रही है। कौन सी, कि भाई एपीआई वर्जन क्या यूज करना है सैनिटी का, डेटा सेट कौन सा यूज करना है, प्रोजेक्ट आईडी कौन सी यूज करनी है। क्लियर है? तो ये जितनी भी फाइल्स क्रिएट हुई है ना, ये बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कमांड रन करने पे क्रिएट हुई है, और इसके बाद हमें इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल एक कमांड रन की हुई थी कि वो हमने सैनिटी की वहां से कमांड उठाई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, npm run dev करके देखते हैं कि भाई हमारा सैनिटी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आया भी कि नहीं आया, ताकि हम फिर आगे प्रोसीड करें ना। Next.js की जो ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप वाली जो कमांड से हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, क्या ये हम खुद से नहीं बना सकते? स्टार्टिंग में जब रिएक्ट आई थी ना, ये खुद ही बनानी पड़ती थी, कोई बॉयलर प्लेट कोड नहीं मिलता था, ऐसे ही था। सारी पैकेज जेसन बना रहे होते थे आप स्टार्टिंग के अंदर। तो ये वाले बड़े इश्यूज थे, तो इन चीज़ों को जो ना बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ने बैठ के रिजॉल्व किया कि भाई डेवलपर्स के क्या इश्यूज हैं। तो उन चीज़ों को एड्रेस करते हुए फिर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। अब वो क्या कह रहे हैं मुझे कि भाई यहाँ पर लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो के ऊपर आपको सैनिटी का डैशबोर्ड पूरा सेटअप करके दे दिया है मैंने, अब आप इसको यूज करो। मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि मैंने बनाया, ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो डेटा है वो मेरी वेबसाइट पे नजर आएगा। तो क्या एक मिसाल है, /स्टूडियो के ऊपर अगर ये ऑथेंटिकेशन नहीं आती तो क्या इशू होता? जब आप यहाँ पर आके लॉगिन करेंगे ना, तो वो इस चीज को चेक करेगा कि क्या ये जो आप बंदा लॉगिन कर रहा है गूगल से, क्या ये ऑथराइज्ड है, क्या ये उसके मेंबर्स के अंदर ऐड हुआ हुआ है, ये क्या ये सैनिटी का जो प्रोजेक्ट था इसीलिए ही बनाया है। एक मिसाल है, वेबसाइट बनाई आप लोगों ने, मैं जाके /स्टूडियो के जाके डेटा चेंज कर दिया। मैं नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई कोई भी ना आके कर सके, कि बस ऑथराइज्ड पर्सन ही कर सके। तो वो जो मेंबर्स का टैब हमने देखा था ना, उसके अंदर जो भी मेंबर ऐड हुआ होगा वो ही यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदर देन दैट वो एरर दे देगा। तो हम जाते हैं इसको
गूगल के ऊपर करते हैं साइन इन। कौन सा अकाउंट है? यही है, तैमूर 2006। जी, यहाँ तक पहुंच गए आप सब? जिस जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल था वो यहाँ तक पहुंच गया। सही है। यहाँ से ना अब हमारा काम स्टार्ट होगा कि भाई जो स्कीमा की बात मैं आपसे कर रहा था बार बार कि स्कीमा स्कीमा स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा। तो किसी को ये पता है, थोड़ा सा नो हाउ है कि स्कीमा क्या होता है और ये हमारी सैनिटी के अंदर के लिए क्यों एसेंशियल है और क्यों यूज करते हैं, हम क्या बनाते हैं स्कीमा से और बनता कैसे है। थोड़ी बहुत कुछ पता होगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। स्कीमा टाइप्स होती है। क्या बनाते हैं? स्कीमा टाइप्स होती है। सही है। और कोई? क्या ठीक हो गया? और कोई? क्या चीज वो डिफाइन करते हैं? ये भी बहुत अच्छी बात आ गई हमारे पास कि भाई ये जो फॉर्म के अंदर हमारे पास जो फील्ड्स होती हैं कि जिसके थ्रू हम डेटा रिसीव करेंगे वो हम बनाते हैं। फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे भी होते हैं। सही हो गया। तो बेसिकली स्कीमा हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि आप इसके अंदर स्कीमा के अंदर बता दो और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ ना स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या रिएक्ट के अंदर राउट ऐसे ही बनता है कि कोई ऐप डायरेक्टरी होती है उसके अंदर फाइल बनाओ और राउट बन जाएगा? कंपोनेंट बना के पेज। रिएक्ट के अंदर हमारे पास राउटिंग ऐसे ही होती है। रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट.जेएस की बात नहीं कर रहा। देखें, अच्छा मैं बता दूं, रिएक्ट के अंदर राउटिंग ना हमारे पास ऐसे नहीं होती कि हम जैसे अभी नेक्स्ट.जेएस में होता है ना, आपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर गए, आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, page.tsx फाइल बनाई, एक राउट बन गया। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में ना आपको राउट बनाना पड़ता है, सब कुछ ना कॉन्फ़िगर करना पड़ता है खुद से कस्टम। ये राउट भी बताओगे आप, उसको कंपोनेंट भी बताओगे कौन सा कंपोनेंट है जो इस राउट पे दिखाना है आपको। क्लियर है? तो मसला क्या आता है कि जब ये सारी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है ना, तो इसके अंदर आते हैं इश्यूज, वो उसकी राउट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाती है आपके पास। तो नेक्स्ट.जेएस ने आपको क्या चीज प्रोवाइड की कि भाई आप ऐप डायरेक्टरी में राउट बनाओ, फोल्डर बनाओ, मैं आपको राउट बना के दे दूंगा। तो ये चीज हमें किसने बताई? नेक्स्ट.जेएस ने, कि भाई आपको ये चीज फॉलो करनी है तो राउट बनेगा। मैं नेक्स्ट.जेएस से कुछ करवा रहा हूँ अपनी इजीनेस के लिए, तो नेक्स्ट.जेएस मुझे क्या कह रहा है उसके अगेंस्ट में कि भाई आप जो है ये चीज करो तो ही राउट बनेगा, अगर इससे हटोगे ना तो राउट नहीं बनेगा। तो सैनिटी भी हमें मेरा ईज करके दे रहा है कि भाई वो कह रहा है आप मुझे कि भाई आपके लिए आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा आपको स्कीमा बना के दे दूंगा, मैं आपको वैसा फॉर्म बना के दे दूंगा, आप वैसा ही जैसा डेटा चाहते हो इंसर्ट करो। बट ये है कि उसके लिए उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप ये चीज बता दो तो ही मैं करके दूंगा, अदर देन डेट मैं आपको करके नहीं दूंगा। क्लियर है? सो उसके लिए हमें ना एक टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे पास जब बैकएंड से डेटा आ रहा होता है तो भी हम टाइप बनाते हैं ना उसकी, जैसे हमने डेटा फैचिंग में देखा था। ऐसे ही जब हम यहाँ पर स्कीमा बता रहे हैं तो एक टाइप बता रहे हैं कि भाई मैं इस तरह का डेटा आपको दूंगा, उसकी ये टाइप होगी। एक मिसाल है, मैं आपको इमेज भी दे सकता हूँ, तो इमेज के लिए भी आप रेडी रहो। मैं आपको टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, मैं आपको हर फॉर्म के अंदर डेटा दे सकता हूँ, मैं इवन के आपको मार्क डाउन कोड भी दे सकता हूँ, कोई HTML का कोड भी दे सकता हूँ। ठीक है? तो ये सारी टाइप जो है सैनिटी सपोर्ट करता है, इसलिए हम सैनिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है? अभी मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? नो डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो इसका मतलब क्या है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने क्लीन प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है?
तो हम स्क्रैच हम बनाना सीखेंगे कि स्कीमा कैसे बनता है। बाकी आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे कि भाई आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए, तो बना बनाया स्कीमा आपको दे देगा कि आपको थोड़ी सी उसके अंदर एडिटिंग करनी है और आप गुड टू गो हो और आपका स्कीमा रेडी है। ई कॉमर्स के लिए भी उसने बहुत सारे स्कीमास बना के रखे हुए हैं, आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और स्कीमा आपका रेडी है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के जो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं उसके स्कीमास उन्होंने प्री डिफाइंड सैनिटी के अंदर प्रोवाइड कर दिए कि आप इनको यूज करो और अपना काम कर लो। बट हम स्क्रैच से इसलिए जा रहे हैं कि स्कीमा अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि स्कीमा बनता कैसे है, तो हम चेंज कैसे करेंगे किसी इसकी लिखे हुए स्कीमा के अंदर। ऐसे ही है ना, एक मिसाल है, आपको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन नेक्स्ट.जेएस की बनती कैसे और भाई राउट कैसे बनता है, एक हीरो सेक्शन कैसे बनता है, तो अगर आपको लिखा हुआ हीरो सेक्शन मिल जाए उसके अंदर इमेजेस चेंज करनी हो तो वो भी नहीं हो सकेंगी ना अगर हमें आता नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपना एक सबसे पहला स्कीमा डिफाइन करके देखते हैं कि भाई स्कीमा के अंदर हम स्कीमा डिफाइन कैसे करते हैं। सो मैं 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। 2 मिनट में आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी का रहता है यहाँ तक पहुंचने में तो ठीक है, वो अपना कंप्लीट कर ले, बाकी सब लोग अपनी सीट के ऊपर बैठ के वेट करें, फिर हम 2 मिनट के अंदर एग्जैक्टली 2 मिनट में क्लास रिज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? टाइटल बताना है, नेम बताना है, टाइप बतानी है और फील्ड्स बतानी है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास टाइटल क्या होता है। टाइटल हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि जब आप अपने स्कीमा के डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे ना, तो वो आपको जो व्यू पे नजर आ रही होगी ना, टाइटल हमेशा वो वाली चीज होती है। दूसरा क्या होता है, नेम। नेम हमारे पास वो वाली वैल्यू होती है जो कि सैनिटी जिसको ट्रैक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को, स्कीमास को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। थर्ड चीज क्या हो गई हमारे पास, टाइप। अब टाइप के अंदर हम ये चीज बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है ना, अभी जैसे हम जिस तरीके से इसकी टाइप बता रहे हैं ना स्कीमा की, उसी तरीके से सेम फॉर्मेट के ऊपर हम टाइप बता रहे होते हैं फील्ड की। तो हम इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कराते हैं कि हम बता देते हैं कि टाइप डॉक्यूमेंट। जब हम वहां पर टाइप डॉक्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं तो सैनिटी को ही पता लग जाता है कि ये जो स्कीमा डिफाइन हो रहा है ये फील्ड का स्कीमा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट का स्कीमा है। क्लियर है? यहाँ तक हमने कितनी चीजें डिस्कस की। पहली सबसे क्या थी, टाइटल। टाइटल पूछा था सबसे पहले, बताया ना मैंने। तो टाइटल हमारे पास किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है, जो चीज हमें यूआई पे देखनी है वो वैल्यू टाइटल के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। क्लियर है? नेम किस लिए यूज होता है, किस चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सैनिटी यूज करता है नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास कौन सा स्कीमा ये है। समझ में आया? मैंने बनाया भाई पोस्ट का स्कीमा बनाया, मैंने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स का स्कीमा बनाया, मैंने एक मिसाल है वहां पर और भी स्कीमास बनाए, मैंने क्या नाम है, एक मिसाल है मेरे होम पेज के ऊपर जो डेटा था ना उसका स्कीमा बनाया। अब जब मैंने इतने सारे स्कीमा बना दिए, अब एक मिसाल है, अब छोटी सी एप्लीकेशन तो नहीं है मेरी, उसके अंदर ना 80 स्कीमा लिखे हुए हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सा स्कीमा है, ये भी जो चीज है ना, तो सैनिटी को भी जो पता हो कि कौन सा स्कीमा आपने बनाया है, तो उस चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा नेम यूज होता है। तीसरी चीज है टाइप। टाइप हमारे पास होती है सैनिटी के स्कीमा की डॉक्यूमेंट। और फोर्थ चीज है फील्ड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम ना इसको बनाकर देखते हैं कि भाई हमारे पास कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई एक पोस्ट का स्कीमा बनाते हैं। पोस्ट टाइप .ts के नेम से मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ पे ये फाइल मेरी बन गई। अच्छा, अगर कोई पढ़ के आया है तो वो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। कोई पढ़ के आया है, स्कीमा आता है किसी को? कितने लोगों को आता है? हैंड रेज करें। 2 बंदे। चलिए हम देखते हैं, अगर मैं गलती करूं तो बताना। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट पोस्ट टाइप इक्वल्स टू। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अपना स्कीमा लिखना है, स्टार्ट करना है। स्कीमा हमने जैसे देखा था कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम स्कीमा को जो डिफाइन करते हैं ना वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि हम इसको कहीं पे ताकि सैनिटी को भी पता लग जाए ना कि भाई ये ऐसा कोई स्कीमा आ गया है। हम जैसे अपने जो पेज और TSX के अंदर से अगर अपने कंपोनेंट को जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो हमारे पास क्या इशू आ रहा था, उसको राउट ही नहीं मिलता था, उसको कंपोनेंट ही नहीं मिलता था। नेक्स्ट.जेएस को भी तो एक्सपोर्टेड चीज चाहिए ना,
तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट टाइप। सही है भाई, हमने अपनी बॉयलर प्लेट सेट कर ली है स्कीमा बनाने के लिए। हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना लिखना शुरू करता हूँ स्कीमा कि भाई स्कीमा क्या होता है। भाई टाइटल बताना है सबसे पहले, तो मैंने भाई टाइटल बताया और टाइटल के अंदर क्या बताना है, जो पोस्ट जो चीज मुझे यूआई के ऊपर दिखानी है ना वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये चीज पता नहीं लग रही कि क्या मैं ये चीज सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, क्या सही मेथड्स यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। जैसे हमारे पास एरे हम बनाते हैं कहीं पे, तो अगर हम स्ट्रिंग की एरे बनाते हैं तो उसके बाद एरे के वेरिएबल के बाद डॉट लगाते हैं, तो वो स्ट्रिंग की एरे के ऊपर जो भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो हमें दे देता है। हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग के ऊपर जो वेरिएबल्स मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो दे देता है। तो ये सारी इंटेलिजेंस हमें मिल रही होती है, कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, स्कीमा वीएस कोड कर रहा होता है या टाइप स्क्रिप्ट कर रही होती है, टाइप स्क्रिप्ट कर रही होती है। तो अब हम जब स्कीमा लिख रहे हैं ना, तो अब स्कीमा के अंदर भी ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टाइटल स्मॉल टी के साथ है या कैपिटल टी के साथ है, ये टाइटल है भी कि नहीं। तो अब टाइप इंटेलिजेंस कैसे आएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे पास जो है ना इंटेलिजेंस आए। तो सैनिटी ने हमारे पास जी कंट्रोल स्पेस बार से, तो उसको पता ही नहीं है ना, वो तो टाइप जावा स्क्रिप्ट की और टाइप स्क्रिप्ट की जो भी इंटेलिजेंस है वो प्रोवाइड कर देता है। बट सैनिटी तो हमने एक अलग से चीज इंसर्ट की है इसके अंदर। जैसे हम सोचे जब हम टेलविंड कर रहे थे, तो टेलविंड के केस में हमने क्या किया था, टेलविंड इंटेलिजेंस की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो हमारे पास हमें सैनिटी के लिए भी ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम स्कीमा की जो है इंटेलिजेंस हमें मिल सके। तो सैनिटी ने हमें दो चीजें प्रोवाइड की है। सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि भाई हमारे पास सैनिटी ने हमें स्कीमा लिखने के लिए एक फंक्शन दिया है, बोला भाई डिफाइन टाइप। सैनिटी ने कहा है कि भाई आप ये फंक्शन कॉल करो और इसके अंदर अपना स्कीमा डिफाइन करो। आप जब इसके अंदर स्कीमा डिफाइन करेंगे तो सैनिटी कह रहा है कि भाई मैं आपको पूरी की पूरी जितनी भी टाइप इंटेलिजेंस है ना वो मैं आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा। यहां तक क्लियर है। डिफाइन टाइप क्या करता है, इंटेलिजेंस किस चीज की इंटेलिजेंस देता है, स्कीमा हमारे पास स्कीमा बनाने के लिए जो जो फील्ड्स हमारे पास रिक्वायर्ड है उसकी इंटेलिजेंस देता है। सही है। सो अब हमने क्या देखा है, स्कीमा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर एरर क्या आ रहा है। तो ये कह रहा है कि स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ टाइप एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप। अब देखें उसके अंदर वो सब कुछ बता रहे हैं, क्या टाइप बता रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं टाइप के अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, और जितनी भी चीजें स्कीमा डिफाइन करने के लिए ना वो पूरी इंटेलिजेंस मुझे मिल गई। अभी सबसे पहले हमने क्या चीज देखी थी, क्या डिफाइन करनी है मुझे इसके अंदर, टाइटल। मैं लिखता हूं टाइटल, आ गया मेरे पास टाइटल। मैंने टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि इसकी स्पेलिंग क्या है, कैपिटल केसिंग है, स्मॉल केसिंग है, कुछ नहीं देखना, सिंपल सा टाइटल लिखा, मुझे पूरी टाइप इंटेलिजेंस मिल गई। मैं चाहूँ तो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ, बट हम लोग तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ फॉलो करते हुए सैनिटी का स्कीमा लिखेंगे। टाइटल में हम क्या लिखते हैं भाई, जैसे हमने पहले लिखा था पोस्ट, भाई एक चीज तो हमने कर दी डिफाइन। दूसरी चीज क्या थी, नेम है। अब देखें नेम की भी इंटेलिजेंस आ गई मेरे पास, मैंने एनए लिखा तो नेम मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं मुझे क्या करना है, इसके अंदर नेम प्रोवाइड करना है, तो नेम के अंदर में स्मॉल के अंदर मैंने बता दिया भाई ये एक पोस्ट है।
उसके बाद क्या था? टाइप किस चीज की? स्कीमा की। तो मैंने यहाँ पे टाइप लिख दी। अब देखिएगा टाइप के अंदर क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ वो भी सारी उसने मुझे बता दी। देख रहे हैं कि ये एरे भी कर सकता हूँ, मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ। मेन जो फोकस था ना वो यही था मुझे टाइप इंटेलिजेंस यूज करने का, कि मुझे पता हो कि मैं सही चीज लिख रहा हूँ। ऐसे एंड में मुझे पता लग रहा हो कि मैंने स्कीमा गलत लिखा है और मैं पता लगे 2 घंटे डिबग करने में लग गए मेरे कि मैंने गलती कहाँ पे की है, मेरा स्कीमा क्यों नहीं चल रहा सही। तो अब हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है यहाँ पे टाइप के अंदर, क्योंकि ये स्कीमा है। स्कीमा की टाइप हमेशा हमारे पास कौन सी होती है? डॉक्यूमेंट। बाकी की जो टाइप्स है ये हम देखेंगे कि ये टाइप्स हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्कीमा का जो स्ट्रक्चर था ना वो हमने डिफाइन कर दिया। क्या चीज रह गई है इसमें? हमारे पास फील्ड्स रह गई है कि जो हमें जो डेटा हमें प्रोवाइड करना है ना, अब हमें वो डिफाइन करना है कि वो क्या होगा। क्लियर है? यहां तक पहुंच जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के ब्रेक है, समझ लें 1 मिनट का सीट से नहीं उठना है। जो भी लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ कोड वो यहां तक अपना कंप्लीट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फील्ड्स भी मिल गई मुझे इंटेलिजेंस के थ्रू कि भाई मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसकी टाइप तो मैंने डिफाइन कर दी, फील्ड की तो आ गई। इसके आगे अगेंस्ट में वैल्यू क्या जाएगी? इसके अंदर क्या जाएगा? एरे। एरे जाएगा ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास फील्ड्स जो होती है वो मल्टीपल होती है। तो हमारे पास मल्टीपल डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? एरे के अंदर। तो अब हम यहाँ तक जहाँ तक पहुंच गए हैं ना, यहाँ पर हमने स्कीमा का स्ट्रक्चर अपना पूरा का पूरा डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब हम कहाँ क्या चीज डिफाइन करेंगे? फील्ड्स का स्ट्रक्चर। अब फील्ड्स के स्ट्रक्चर के लिए वही सेम तरीके से हमारे पास डिफाइन होगा कि मैं पहले टाइटल बताऊंगा, फिर नेम बताऊंगा, फिर उसकी टाइप बताऊंगा। फील्ड के लिए फील्ड तो बताना पड़ेगा नहीं मुझे, क्योंकि वो एक ऑलरेडी फील्ड है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वही सेम चीज कर रहे होंगे हम। अच्छा, ये अभी ना इन्फर कर रहा है, लेकिन यूजुअली इसके ऊपर आता नहीं है ये चीज। तो टाइप्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फील्ड्स की टाइप के लिए हमारे पास एक मेथड है, कौन सा? डिफाइन फील्ड। डिफाइन फील्ड का मैंने ये मेथड कॉल किया। अब इसके अंदर मैं सेम जो है ऑब्जेक्ट पास करूंगा और इसके अंदर अब मैं अपना ऑब्जेक्ट जो है लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले टाइटल दे दिया। पोस्ट का टाइटल क्या होगा? रिपीट कर दूं यहाँ पे? चलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ना हमें फील्ड की टाइप बतानी है। अभी तक हमने स्कीमा की टाइप बना ली कि भाई स्कीमा ये है। हमने अभी तक जो काम किया है ना, हमने सिर्फ काम किया सैनिटी को बताने के लिए कि भाई मैं एक स्कीमा लिखने जा रहा हूँ, उसकी टाइप डॉक्यूमेंट है और उसका नेम पोस्ट है। अब ये जो सारी चीज थी ना ये सैनिटी के लिए थी, जो कि मैंने उसको करके दे दी कि भाई, और वो क्या करेगा अपने पास जो है ना एक चीज लिख लेगा कि अच्छा भाई फहद भाई ने एक बना दी है पोस्ट का स्कीमा। अब जो है ना इसके अंदर ये जो फील्डें लिखेंगे वो जो है ना मुझे वहां पर दिखानी है। अब वो हम देखेंगे भी आगे चल के कि भाई हमारे पास जो वो नजर आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि भाई अब हमें अपने मतलब का काम करना है कि जो डेटा मुझे स्टोर करना है ना, मुझे वो बताना है सैनिटी को कि भाई ये डेटा मैं स्टोर करने के लिए आपके पास लेके आऊंगा। तो उसके लिए हमें फील्ड बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है डिफाइंड फील्ड का। अगर हम ये यूज करते हैं तो ये हमें हमारी फील्ड को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर उसकी इंटेलिजेंस बताएगा कि ये कैसे डिफाइन होती है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा भाई अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले इसका टाइटल बताते हैं। टाइटल क्या होगा? एक मिसाल है, नेम रख देते हैं टाइटल में। ठीक है, और नेम रखने के बाद मैंने क्या किया, इसके नेम के अंदर क्या बताऊं? अच्छा, यहाँ पर हम टाइटल के अंदर करते हैं पोस्ट टाइटल, और यहाँ पर हम बता देते हैं स्मॉल में पोस्ट टाइटल। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ सिनेरियो बेस्ड डेवलपमेंट हो रही है, हम ब्लॉक के लिए स्कीमा बना रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्या रहेगी तीसरी चीज? टाइप रह गई, क्योंकि हमने टाइप तो अभी डिफाइन की ही नहीं। तो टाइप के अंदर हम यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी टाइप आनी चाहिए? जी, अभी ये जो मैंने डबल कोटेशन लगाई है इसके अंदर मुझे कौन सी टाइप प्रोवाइड करानी है? स्ट्रिंग कराएं, और कौन सी हो सकती है?
नंबर हो सकती है, और क्या हो सकती है, और बहुत सारी टाइप्स है, वो आप जब सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे। हमने स्ट्रिंग लिखा, अब हमने फाइल को अपनी सेव कर ली। अब हम जाकर देखते हैं सैनिटी के स्टूडियो के ऊपर क्या जो हमने ये स्कीमा बनाया था क्या हमें वो वहाँ पे शो हो रहा है। सबसे मेन चीज तो यही है ना कि स्कीमा नजर भी तो आए। आते हैं पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तो मसला हो गया, स्कीमा तो नजर ही नहीं आ रहा। स्कीमा हमने बना भी दिया फिर भी नजर नहीं आ रहा, क्या मसला है। देखिए मैंने अभी स्कीमा बनाया इतनी मेहनत करके, मैंने पूरा स्कीमा का स्ट्रक्चर बताया उसे, और मैंने क्या किया, एक फील्ड का भी स्ट्रक्चर उसको बताया कि भाई एक फील्ड मैंने बना दी कि मैं जाकर टेस्ट करूँ कि ये भाई ये दिख कैसा रहा है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। हम डेवलपमेंट करते हुए देखते रहते हैं ना कि भाई नैप बार बनाई, अब देख लो सही बनी भी कि नहीं बनी। पता लगा हम लिखते जा रहे हैं अपना, और बनानी थी हॉरिजॉन्टल, नैप बार लग रहा है आपकी वर्टिकल बन गई साइड बार जैसी। देख रहे होते हैं ना हम सारी चीजें, लॉजिक लिखते हुए भी देख रहे होते हैं। उस वजह से मैंने सोचा कि आकर देख लो, अब ये नजर नहीं आ रही, क्या मसला है, कोई बता सकता है। किसने बोला ये, आपने बोला। देखिए हमने जो स्कीमा बनाया ना, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। स्कीमा मैंने बना लिया, मुझे पता है, सैनिटी को नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैनिटी को बताना पड़ेगा, अपने स्कीमा को सैनिटी के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि भाई ये स्कीमा आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर दिखाओ मुझे। ठीक है, सो अभी हमने जो डिफाइन किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये जो इंडेक्स और टीएस की फाइल है ना, इसके अंदर ये क्या कह रहा है मुझे, स्कीमा और टाइप्स के अंदर ये एम्प्टी एरे यहाँ पर रखी हुई है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूंगा, import post type from ./post type। अब मैंने यहां से करके जैसे ये किया ना, मैं यहां पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं कि नजर आएगा कि नहीं आएगा। आना चाहिए वैसे, लग तो ये रहा है कि आ जाएगा आपको। अब क्या कह रहा है भाई कि हमने एरर किया है। क्या एरर किया, इनवैलिड फील्ड नेम। वो कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी नेमिंग कन्वेंशन है, ये इसके अंदर नोन है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जो है ना स्पेसेस नहीं दे सकते। नजर आ रहा है लिखा हुआ, क्या कह रहा है वो, A to Z तक नंबर दे सकते हैं आप, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, एंड शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मस्ट पास दी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जब आप वैसे भी देखेंगे, और जो इसने स्टेटमेंट इंग्लिश में जो लिखी है वही रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखी हुई है। इससे कहीं पे भी नहीं यहाँ पे स्पेसेस का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पर जो मैंने स्पेस दे दी है ना पोस्ट टाइटल के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पे, मैं इसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ। अब वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी मुझे एरर दिखाया उसने लिखा हुआ है कि यू कैन यूज अंडरस्कोर। दोबारा सेव करते हैं और अब आते हैं, दोबारा से रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। अब की बार देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। ये तो पहले भी बोला था आपने। अब की बार हमारे पास ये रन हो गया है, और हमारे पास एक स्कीमा हमें नजर आ रहा है कहाँ पे, अपने लेफ्ट हैंड साइड बार के ऊपर पोस्ट के नेम से विद कैपिटलाइज पोस्ट लिखा हुआ है POST। ये मैंने कहाँ पे लिखा था, कहाँ पे डिफाइन किया था POST, टाइटल किसके, स्कीमा के फील्ड के, स्कीमा के टाइटल में। कहाँ पे, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया था कि भाई मेरे पास जो टाइटल है ना, अब ये मुझे समझ में आ गया, जो मैं बात कर रहा था ना कि UI पे आपको नजर आता है, UI पे नजर आता है, बेसिकली वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दे, यहाँ पर अंडरस्कोर पोस्ट टाइटल कर दूं ना अगर, तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, सेव नहीं हुई फाइल। यूजुअली मैं ऑटो सेव यूज करता हूँ, ये तैमूर भाई का लैपटॉप है, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गया, आगे नजर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट टाइटल। तो हमारे पास टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो हमें यूआई पे नजर आएगी, स्कीमा के भी और फील्ड के भी। अब हम इसको क्लिक करते हैं, तो टाइटल वो उसके सैनिटी की उसके लिए नहीं है ना, टाइटल हमारे लिए है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और जो नेम है ना वो सैनिटी के लिए है, तो सैनिटी ने अपना स्टैंडर्ड बता दिया है कि भाई आप कैसे भी डिफाइन कर लो। तो इन चीजों के ऊपर प्ले अराउंड करें, डिफरेंट स्कीमा की टाइप्स लगाकर चेक करें कि क्या होता है। हर चीज के साथ जब तक प्ले अराउंड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है? अब स्कीमा तो हमने बना ली है, उसके अंदर एक फील्ड भी बनाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना इसके अंदर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूँ, और डेटा इंसर्ट करने के बाद क्या हो कि वो मैं देखूँ तो सही कि मेरे पास डेटा आता है कि नहीं आता। यही करना पड़ेगा ना हमें, और क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, अब हमारे पास ये एक और जगह खुल गई। अब ये हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट आएगी जो कि इस स्कीमा के अंदर हमने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। हम आते हैं प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, और प्लस पे क्लिक करते ही राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास क्या नजर आया, मेरा आ गया वो वाला फॉर्म जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे। कि हमारे पास एक लिखा हुआ है न्यू पोस्ट टाइटल, और पोस्ट टाइटल नीचे एक फील्ड मुझे लिखी हुई नजर आ रही है। अब हम इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, लर्न Next.js with Hamza Alvi and चलें सर हमजा अलवी, सॉरी सर हमजा अलवी लाइव टुडे, सही लाइव स्ट्रीम करेंगे हमजा भाई आज रात को। सो अब ये मैंने लिख लिया, ये डेटा सेव हो गया। पब्लिश करेंगे, पब्लिश क्यों करना है, मैं आगे बता दो दिया। अब ये होता क्या है पब्लिश करने में, अभी जाके मैंने डेटा लिखा है ना, जैसे हम एक मिसाल हम एक फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद हमें एक वहाँ पे नीचे बटन आ रहा होता है सबमिट फॉर्म का। जब तक हम सबमिट नहीं करते तो हमारा डेटा जो है, हम थर्ड पार्टी जो हमारी है जिसके लिए हम जहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद वो डेटा पहुँचता नहीं है। और उस डेटा को पहुँचाने के लिए हमने सबमिट का बटन क्लिक किया, यहाँ पर पब्लिश का है, यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये जो डेटा मैंने इंसर्ट किया है ये सैनिटी के पास जाएगा और सेव हो जाएगा कहाँ पे, ब्राउजर डेटा सेट के अंदर, जो हमने देखा था ना सैनिटी के ऊपर कंसोल पे। यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट आ रहा है ना, इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास आके डेटा सेव हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम कंसोल से नहीं दे सकते, इसको जब भी हमें देखना होता है तो क्वेरी करके ही देखना पड़ता है। तो अब हम करते हैं क्या, तो मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूं, अब ये पब्लिश हो रहा है जी, पब्लिश हो गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी नजर आ रहा है, और डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ नेम आ रहा है, जो हमने टाइटल दिए थे ना वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इससे ना हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरी पोस्ट कौन सी थी। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, पता नहीं क्या पता है, कुछ ऐसा हो कि सैनिटी ने कोई फ्रंट एंड भी बना दिया हो, कुछ अभी जो नजर आ रहा है रिफ्रेश पे गायब हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना इस चीज की। हमने रिफ्रेश करके भी देख लिया, अब हमें ट्रस्ट हो गया सैनिटी में कि भाई जो सैनिटी कह रहा है ना वो हो भी रहा है। हमारे पास यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है, मैंने जो सेव करवाई थी। अब ये चीज यहाँ तक हमने कर ली, पोस्ट भी ऐड कर ली, और कौन सी फील्ड ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन कैसे डिफाइन करूंगा मैं, डिफाइंड फील्ड होगी या डिफाइंड टाइप होगी, फील्ड डिफाइंड फील्ड ली, क्योंकि हम एरे के अंदर कर रहे हैं, हम कॉमा सेपरेटेड डिफाइंड फील्ड बार बार कॉल करके
अपनी जो मल्टीपल फील्ड्स है वो रजिस्टर करवा सकते हैं सैनिटी के पास। तो हमने यहाँ पे मेथड ओपन किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के करली ब्रेसेस ओपन कर दिए। अब क्या करना है, बार बार टाइटल लिखूंगा ना मैं। हर फील्ड के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइटल, टाइप और नेम। ये 3 चीजें हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शनल चीजें हैं, वो आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। बट ये है कि अगर आप ये 3 चीजें डिफाइन कर देते हैं तो ये आप इजीली अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। क्या लिखे भाई यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। नेम दे देते हैं अब। जी हाँ, एक बताते हैं दोबारा। देखिए टाइटल के अंदर हम स्पेसेस यूज कर सकते हैं। मिस नेमल ने बताया था हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टेस्ट आउट कर रहा हूँ कि भाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। और नेम के अंदर क्या है, नेम के अंदर हमने जैसे एरर देखा था तो उसके अंदर हमारे पास एरर आ रहा था, आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। तो मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे यूज किया है। और थर्ड चीज क्या थी हमारे पास, टाइप। इसके अंदर देखा था, हम इसके अंदर भी देख लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ना सारी चीजें तो सेम ही है, टाइटल, नेम और हर चीज सेम आ रही है मेरे पास। कर सकते हैं ना स्पेस यूज। अब हम नीचे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग लगा देते हैं बेस टाइप। हमने टाइप स्ट्रिंग यूज कर ली है और हम क्या करते हैं, अपने इसको आके स्टूडियो को रिफ्रेश कर देते हैं। होता है शायद, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंटली आप लोगों को यूज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप लोग पूरा का पूरा स्कीमा की टाइप एक साथ लिख देंगे। अभी तो हम लोग लर्निंग पर्पसेस के लिए देख रहे हैं तो हम बार बार जा रहे हैं ना। सो मेरे पास अब क्या हुआ, पोस्ट डिस्क्रिप्शन की भी फील्ड आ गई। अब इसके अंदर भी हम कोई ना कोई डेटा ऐड कर देते हैं। देखिए हमने सेम स्कीमा के अंदर अपडेट किया है और जो डेटा मेरे पास सेव था ना वो वैसा का वैसा ही है, बस उसी डेटा के अंदर मेरे पास एक और फील्ड ऐड हो गई। सो सैनिटी का हमारे पास ये फायदा है कि जब हम किसी चीज के अंदर कोई भी एडिशन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर उस चीज का ना कोई मसला नहीं हो रहा। डेटाबेस के अंदर अगर जाके मैं कोई फील्ड ऐड कर दूंगा ना वहां पे काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही होता है भाई, पूरी की पूरी हमें माइग्रेशन चलानी पड़ती है। सारा का सारा जो करंट डेटा लिखा हुआ होता है ना उसके अंदर वो फील्ड जाकर खुद से ऐड करनी पड़ती है डेटाबेस के केस में। लेकिन सैनिटी के अंदर क्या कितना ईजी है कि आपने एक फील्ड ऐड की और उसके अंदर वो शो होने लग गई आपकी पोस्ट फील्ड के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ डेटा भी ऐड कर लेते हैं। पोस्ट क्या लिखे, वेलकम वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ये हमरा भाई के लिए। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से पब्लिश कर देते हैं। अब हमने जैसे ही पब्लिश किया ये सारा का सारा डेटा जाके मेरे पास सेव हो गया और सैनिटी के पास भी जाकर सेव हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं कुछ भी करूं ये डेटा मेरे पास परसिस्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। ये जितना लिखा है ये छाप लें, छापना ही है। स्कीमा क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमने अपना डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मसला क्या है, अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी तक ना हमने हाफ काम किया है। कौन सा स्कीमा बना दिया, स्कीमा के बाद डेटा सेव हो गया, बट अब वो डेटा जो है वो डेटा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस डेटा को अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करके दिखाऊं, ये यूज कर सकूं जितना भी डेटा मैंने इंसर्ट किया है। सो वो डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, अब वो एक चीज है कि जिसके थ्रू हम ये बेसिकली क्वेरी करने के लिए हमें कोई एक टूल चाहिए। जैसे भाई अब जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि डेटा क्या है, अभी जैसे मिस नेमल का इशू आया हुआ है या पता नहीं रिजॉल्व हो गया कि उन्होंने डेटा पब्लिश किया, नजर नहीं आ रहा।
अभी जो मैंने डेटा पब्लिश किया है, अब मैं कैसे देख सकता हूँ उस डेटा को? एक चीज तो ये भी है ना कि मैं अपना डेटा देख क्वेरी करके चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा जो डेटा मैंने पुश किया था ना, पब्लिश किया था, वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आए सबसे पहले ना वो चीज देख लेते हैं। अभी तक ना हम यहाँ पर जब ये सैनिटी का जो डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हुआ है, अच्छा वो देख लीजिएगा बाद में मैम, बाद में देखिएगा, ये देख लें क्वेरी का, फिर वो देख लेंगे बाद में, रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सामने जो पूरा डैशबोर्ड खुला है ना सैनिटी का, इसके अंदर ना डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। अभी तक हम कहाँ पर देख रहे थे? स्ट्रक्चर्स के टैब के ऊपर थे और वहां पर हम सारे अपने स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, अपना डेटा इंसर्ट उसके अंदर कर रहे थे। हमारे पास एक है विजन का टैब। भाई ये विजन का टैब क्या होता है? विजन के टैब के अंदर हम सारा का सारा जो डेटा की विजुअलाइजेशन है ना, हम वो कर सकते हैं। कैसे? कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये पूरा एक टैब दिया हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी क्वेरी लिखो कि आपको डेटा कैसा चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जो डेटा बेसिस होते हैं ना हमारे पास, उसके अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं, तो जब हम उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को फैच करते हैं, तो हमें उसको कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? भाई ये क्वेरी है, कि डेटाबेस की क्वेरी है, या आपकी जो भी क्वेरी होती है वो आप पोस्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पांस मिलता है। तो ये उस तरीके से आप एक क्वेरी लिख के देते हो। जो ये क्वेरी आप किस फॉर्मेट में लिखोगे वो भी सैनिटी ने आपको बताया कि भाई आपने इस फॉर्मेट में क्वेरी लिख दी है, मैं आपको डेटा रिटर्न कर दूंगा। यूजुअली जो हम नॉर्मल प्रोडक्शन डेटाबेसेस यूज करते हैं, उनके भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि क्वेरी लिखने के, कि आपको किस टाइप की क्वेरी लिख के देनी है। जैसे एसक्यूएल है, समझने की जरूरत नहीं है, वैसी एक चीज बता रहा हूँ। एसक्यूएल का अलग तरीका है, मोंगोडीबी का अलग तरीका है, सुपरबेस है उसका अलग तरीका है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, उनके डिफरेंट फॉर्मेट से क्वेरी लिखने के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी जो मोंगोडीबी की जो सैनिटी की जो क्वेरी लिखनी है, उसका फॉर्मेट है ग्रॉक। ग्रॉक एक लैंग्वेज है जो सैनिटी ने क्रिएट की है, और उसके थ्रू हम सैनिटी के डेटा सेट से बात करते हैं, उससे डेटा सेट से डेटा फैच करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फैच का बटन दिख रहा है नीचे, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये देखें बॉटम लेफ्ट के ऊपर एक बटन नजर आ रहा है मुझे फैच के नेम से। मैं इसको क्लिक करता हूँ कि भाई मुझे क्या चीज रिटर्न होती है। कुछ रिटर्न हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्या डेटा मेरे पास है नहीं, या क्या मसला हुआ है? मैंने अभी तक वहां पे कोई भी क्वेरी नहीं लिखी थी। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टैटिक ऐड किया, स्टैटिक का आप लोगों को पता है स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। ये आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, आपने सीएसएस में भी पढ़ा होगा कि जब भी आप स्टैटिक लगा देते हैं वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी जब हमने स्टैटिक लगाया है, तो वो डेटाबेस के अंदर जो भी था ना डेटा सेट के अंदर, वो सब कुछ सिलेक्ट करके ले आया। ये मेरे पास टोटल 11 ऑब्जेक्ट लेके आया है। ये जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी चीजें थी ना डेटाबेस की, डेटा सेट की सैनिटी के, ये वो भी चीजें लेके आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ, अब देखिए इसके अंदर पोस्ट ढूंढते हैं अपनी वाली जो हमने लिखी थी। देखिए पहले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है? ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटर, अपडेटेड, ग्रांट्स। ये मैंने स्कीमा में डिफाइन किया ना कहीं पे भी? ये चीजें मैंने स्कीमा में डिफाइन नहीं की थी। अब ये दूसरे वाले पे आ गए हम, इंडेक्स 1 के ऊपर जो है। अब इसके अंदर देखें, ये भी मेरे पास मैंने स्कीमा में डिफाइन नहीं किया था। आई होप सो कि लास्ट के अंदर मेरा वाला प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया था ना वो आ रहा है। पोस्ट टाइटल मैंने डिफाइन किया था लर्न नेक्स्ट डे विद हमजा अलवी। ये वो वाला ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने डिफाइन करके पब्लिश किया था। अब लेकिन ये डेटा तो बहुत सारा आ रहा है और ये तो मिसलीडिंग है बहुत ज्यादा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को ना श्रिंक करना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरी पोस्ट का ही डेटा दिखाओ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो अब वो चीज आएगी, वो जो नेम के अंदर हम बार बार कुछ लिख रहे थे ना कि पोस्ट लिखा था हमने एक जगह पे, बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो जो नेम में जो चीज डिफाइन की थी ना, अब हम यहाँ पे आएंगे और क्या बताएंगे? अब हम इसको बताएंगे कि स्कीमा की हमने एक टाइप बताई थी, तो अंडरस्कोर यहाँ पर क्या आ रही है इसकी टाइप? पोस्ट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल्स टू पोस्ट।
अब इसको क्या करना चाहिए, आई होप सो कि ये अब मेरे पास वही ऑब्जेक्ट्स लेके आए जो कि मैंने उसके अंदर पब्लिश किए थे। अब इसको फैच का बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स लेके आया, एक ऑब्जेक्ट लेके आ गया। तो ये एक बेसिक तरीका होता है आपके पास डेटा को फैच करने का, कहां से, सैनिटी से। बट अभी भी ना एक मसला है। क्या मसला है, नजर आ रहा है आप लोगों के सामने, स्क्रीन पे खुला हुआ है सर इसमें 7 प्रॉपर्टीज है ना, तो उसमें से भी सॉर्ट करना है। जी। हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें आ रही है जो कि रेलेवेंट है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी यूआई के ऊपर जाके मेरी यूआई को हैवी करे। फ्रंट एंड के ऊपर हम सिर्फ उतना डेटा रिटर्न करते हैं जितना डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है, एक्सेस डेटा हम रिटर्न नहीं करते। तो ये ऐसा डेटा नहीं है कि जो कि मैं रिटर्न नहीं कर सकता, ये तो एक नॉर्मल डेटा है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को भी क्वेरी किया जा सकता है। तो इस क्वेरी को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि बस पोस्ट टाइटल जाए और पोस्ट डिस्क्रिप्शन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सैनिटी को वो कीज बतानी पड़ेंगी जो कि मुझे चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट कर देगा। तो उसका फॉर्मेट ये है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या देंगे, पोस्ट टाइटल कॉमा पोस्ट डिस्क्रिप्शन। सही है, मैंने क्या किया यहाँ पे, पोस्ट टाइटल ले लिया, और क्या ले लिया, पोस्ट डिस्क्रिप्शन ले ली। पोस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन भी ले ली हमने कहा कि भाई मुझे जहाँ वही डेटा दो जो कि मुझे चाहिए। तो मेरी क्वेरी ना अब कुछ ऐसी दिखेगी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पहले हमने बगैर कोई क्वेरी देके रन करके देखा, उसने मुझे कोई भी डेटा रिटर्न नहीं किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या डेटा रिटर्न करना है। जब हमने उसको स्कैरिक दिया तो उसने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी थी ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी, वो भी उसने मुझे रिटर्न करके दे दी। फिर हमें वो भी नहीं चाहिए था, फिर हमने बोला कि भाई मुझे मेरी पोस्ट का ही डेटा दो। अब एक इसको ऐसे सोचे कि अभी जो हमने एक ही स्कीमा डिफाइन किया, अगर हम इसके अंदर मल्टीपल स्कीमास डिफाइन करें, पोस्ट की जगह हम जो है लैंडिंग पेज का स्कीमा भी डिफाइन कर लेते हैं, तो अगर स्टैटिक के थ्रू हम क्वेरी करेंगे तो हमें कौन कौन सा डेटा रिटर्न होगा, दोनों स्कीमा के अंदर जितना भी डेटा होगा ना वो रिटर्न होगा। अब प्रोडक्शन के अंदर तो आपके पास तो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे एक एक स्कीमा के अंदर, तो अब आप सारे तो देखोगे नहीं, तो उसको ना आप नैरो डाउन करते रहोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने पोस्ट की टाइप्स वाले स्कीमा को क्वेरी किए। अब उसके अंदर से भी मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे सारी की सारी फील्ड्स मिले, मैं ये चाहता हूँ मुझे पोस्ट टाइटल मिले और पोस्ट डिस्क्रिप्शन मिले। अब चेक करते हैं कि भाई क्या आता है मेरे पास। आ गया मेरे पास। अब डेटा के अंदर कितनी फील्ड्स आ रही है, 2 आ रही है, जो कि मैंने डिफाइन की थी। ये क्वेरी मेरी तैयार हो गई, डेटा फैचिंग हो गई हमारी। कैसे? अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर ही बनाया है ना, क्वेरी बनाई है। अब हमने ये क्वेरी बनाकर देख लिया है कि हमें ये पता है कि ये क्वेरी सही है। अब ये क्वेरी अगर मैं फ्रंट एंड से पास करूंगा ना तो हमारे पास डेटा आएगा, इतना मैं श्योर हूं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इस डेटा को फ्रंट एंड के ऊपर फैच करके देखते हैं कि भाई ये डेटा हमारे पास फ्रंट एंड पे फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए भी हमारे पास सिंपल है, हम इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर हम इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सैनिटी के फोल्डर के अंदर हमारे पास लिब के अंदर एक फाइल है client.ts। ये क्लाइंट हमारे पास क्या करता है, जैसे हमने फैच का मेथड यूज किया था ना, ये बेसिकली बैकएंड के ऊपर फैच का मेथड ही यूज कर रहा है। लेकिन जब हम फैच का मेथड यूज कर रहे थे तो उसके अंदर हमें एक यूआरएल प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। अब देखें इसके अंदर क्लाइंट के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट फैच से करें तो यूआरएल देनी पड़ेगी, हमें ये बताना पड़ेगा कौन सा सैनिटी अकाउंट है और कौन सा स्कीमा है और कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हर दफा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सैनिटी ने ना हमें ये क्लाइंट बनाकर दे दिया है कि भाई आप ये क्लाइंट यूज कर ले और इसके थ्रू आप क्वेरी करो और आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। इस सैनिटी ने हमारा काम बहुत आसान करके हमें दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो
हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डेटा इक्वल्स टू, हम जब भी डेटा फैच करते हैं तो हमें ये पता है कि हम अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमने अवेट का कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर है कि भाई कांट फाइंड नेम अवेट। अच्छा, हम आगे चलते हैं और लिखते हैं भाई क्लाइंट डॉट, अच्छा सबसे पहले क्लाइंट डॉट फैच के लिए क्लाइंट इंपोर्ट करना लाजमी है। तो मैंने क्या किया, क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे डॉट का कीवर्ड लगाऊंगा ना, तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स अवेलेबल है ना वो मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या किया, फैच का मेथड यूज किया और अपने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। अब ये क्या कह रहा है भाई, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए क्वेरी, हेलो? उसके ऊपर एरर आ रहा है। और अवेट पे एरर क्यों आ रहा है? अवेट एक्सप्रेशंस आर नॉट आर ओनली अलाउड विद इन दी एसिंक फंक्शंस। तो हमें पता है कि हाँ, सर्वर बस साइड उसको बोलो 2 कंपोनेंट्स के मिनट में अंदर आ रही हूँ। हम डायरेक्टली एसिंक ऐड कर सकते हैं। चलो और क्लाइंट साइड में हमें क्या करना पड़ता, यूज इफेक्ट के अंदर डेटा को फैच करना पड़ता है, जैसे हम डेटा फैचिंग के अंदर हमने देखा था। ठीक है, अब हमें हेलो? क्वेरी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, हेलो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर हाँ, देते बस मैं हैं। कर रही हूँ, हमारी कर रही क्वेरी हूँ, में तो कर रही एरर आ गया। डबल कोटेशन है। चलो। यस, तो हमारी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो हमारे पास किस फॉर्मेट में होती है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग बना देंगे। ठीक है, अब एरर आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे क्या करते हैं, console.log डेटा। अब इस डेटा को कंसोल करके देख लेते हैं और अब हम जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर और यूआरएल को हिट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। यूआरएल लोड हो गया। कंसोल कहां पर चेक करना पड़ेगा मुझे, ब्राउजर पे या टर्मिनल पे? क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सर्वर कंपोनेंट है और मेरे पास यहाँ पर ये डेटा जो है फैच होके आ गया है। सो इतना सा था सैनिटी हमारे पास कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने स्कीमा क्रिएट किया। स्कीमा क्रिएट करने के बाद हमने उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड किए और स्टेप 4 क्या था हमारे पास, डेटा हमने फैच कर लिया। इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, सबको क्लियर हो गया सैनिटी एक ही दफा में? चलिए जो असाइनमेंट की बात कर लेते हैं फिर। सर। एक असाइनमेंट तो होगा ना आप लोगों ने ना, इसके लिए 2 असाइनमेंट बनाने। एक तो क्या करना है, एक आपने एक नॉर्मली ना एक ब्लॉग टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग भले से आप ऐड नहीं करें, एक क्या करें, कुछ कार्ड्स इंपोर्ट करा ले, सैनिटी के अंदर डेटा इंसर्ट कर दे और वो कार्ड्स जो है ना लैंडिंग पेज के ऊपर शो करा दे। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है ना वो ये है कि आपको सैनिटी के ऊपर ना ये 4 से 5 स्लाइड्स की ना एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है।